क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष थोड़ा लेट सही लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो जीएस पेपर 1 था, नहीं कि पेपर 1, उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग बिल्कुल विस्तार से। और हमारा फोकस ये रहेगा कि अब आगे कैसे पढ़ा जाए और कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो अपनी हिस्ट्री से। हिस्ट्री क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कौन से टॉपिक है, कैसे पूछता है, कहां इंटरलिंकिंग करनी है, कहां कहां टॉपिक में क्या जरूरत है, कहां ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सारा एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे इसने टिकड़म बिड़ाई क्या है। ठीक, और आपको तैयारी में कैसे करना है। आप लोग चाहो तो एक अपना रजिस्टर, जैसे मैं हमेशा आप लोग से कहता हूं ना, रोज करंट अफेयर सुबह 6 बजे में मैं बोल रहा हूं वाली चीजें आप लोग देखना, आप कितना कनेक्ट होंगी वाली सारी चीजें जब आप यूपीएससी के ऑफिशियल पेपर से आप मिला पाओगे कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए कई सारे सबको डिटेल्ड और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सब लोग ने समझा चुके हैं। तो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए पूरा जो है क्या आगे की रणनीति है उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ जो जनरल व्यूज हैं ओवरऑल जो चलेंगे उनके बारे में समझ लेते हैं। क्या कठिन था पेपर? हाँ बिल्कुल था। कई लोगों को लगा भी होगा कठिन इसलिए था क्योंकि कई सारे इंटरप्रिटेशन बेस्ड थे क्वेश्चंस, आप डायरेक्टली उसका आंसर नहीं निकाल सकते। और यही होता ही है, यूपीएससी आपको वहां पे सोचने पे मजबूर करेगा और आंसर आपको डायरेक्टली नहीं आ पा रहा तो आप लोग अभी जो सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, और कई सारे आंसर तो वो पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूपीएससी खुद ही देगा। ठीक, अगले साल। तो अब देखिए, अब हाँ क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे? बिल्कुल थे। ठीक है, स्थैनिक यानी कि स्टैटिक पोर्शन से कैसा आया है, स्टैटिक पोर्शन से कैसा आया आपका भाग आया था? बिल्कुल आया था। अगर आप हिस्ट्री उठा लो, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इजी आए थे वाले क्वेश्चंस। यहां तक कि ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में मैं जो अभी पेड ग्रुप में हूं वैसे भी रोज सुबह 6 बजे चिल्ला चिल्ला के आप लोग से कह रहा हूं मैप बुक रखो, मैप बुक रखो। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या जरूरत है, कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल पूछे गए। बीएससी आपको, लेकिन उसके लिए कई सारे क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि बीएससी एजी होना जरूरी है आपको, मतलब बीएससी आपका एग्रीकल्चर से। लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी उसने ऑप्शन में खेल करता है या फिर हिंट देता है कि आप कर सकते, कहीं पे ऑल दे देगा, कहीं पे बिल्कुल ही गलत चीज बोल देगा। ठीक, तो आप लोग उससे भी डिराइव कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि आप देखो यूपीएससी का ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन होते हैं 5-6 स्टेटमेंट कहीं पे दे देगा, कुछ दे देगा, तो वो एक क्वेश्चन जो है कई सारे आयोग के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो है 5-6 क्वेश्चन के बराबर होता है। ठीक, अब यहां पे क्या है कि आपको यूपीएससी में अगर यहां पे करना है तो भले ही आप किसी और भी आयोग की तैयारी कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, आपको इन 6 में से मान लो 3 फैक्ट आपको पता है। ठीक, तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी पेड ग्रुप में दे दिया आप लोगों की कैसे आप लोग को करना होता है एग्जाम में बैठकर, वहां पे कैसे हीट ऑफ द मोमेंट से आपको निपटना है, पहली रीडिंग में कैसे क्या कौन से क्वेश्चन करने हैं, सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में। ठीक, साथ ही साथ बैकग्राउंड क्वेश्चन, आपके करंट अफेयर जो रहता है उसको आपने अगर बैकग्राउंड हंटिंग करते हुए नहीं पढ़ा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, साफ बात है। अभी आप समझेंगे इसको पूरे विस्तार से। बेसिक सब्जेक्ट नीड्स हायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे हम लोग फाउंडेशन में बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोग को, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कराते हैं। तो उसमें कैसे आपको बेसिक वाला एक मोस्ट रेलेवेंट सोर्स को ही पढ़ना है, उसको 10 बार पढ़ना है। हर बार आपका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती जाएगी, समझो। और वहीं जब कर लोगे आप तभी आपका जो है आप एग्जाम में, क्योंकि वहां पे सोचने मजबूर करेगा। जब तक आप ऐसा तैयारी नहीं करोगे, एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक, लिमिटेड सोर्स रखो। सारे जो है इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में करंट अफेयर जो आया है भैया 2018-17 तक भी पूछा है उसने। यूपीएससी ये काम करेगा, ये करेगा, उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई भी करनी है, उसको अपना बताना है कि वो कितना बड़ा जो है आयोग है, सबसे बड़ा आयोग है। ठीक, बेसिक बुक, ऑफिशियल सोर्सेज, 1 गुड न्यूज़पेपर और रिमूव द ग्रे एरियाज। ये तो 3 चीजें समझ गए होगे आप। चौथी चीज है ग्रे एरियाज। या तो भैया ब्लैक रखो और या फिर व्हाइट रखो। व्हाइट मतलब सब कुछ समझ में आ गया, ब्लैक मतलब कुछ नहीं समझ में आया। इन दोनों में अगर आप हो तब तो सही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप ग्रे एरिया में हो तो आप क्या है कि आप करोगे गैस,
और गैस जब आप करोगे मतलब कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं, इंटेलिजेंट गैस भी नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ गैस करोगे कि ये लग रहा है बस, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको खा जाएगी। और एक चीज बता दूं, कई लोग की कैलकुलेशन के लिए अगर एक क्वेश्चन सही करने के लिए जो है आपका सही होने पे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के गलत होने पे लोग खाली क्या जोड़ते हैं 0.66, नहीं, आपका ये भी तो चले गए मार्क्स, ये क्यों नहीं जोड़ रहे हो? 2 मार्क्स भी गलत हुए। जब आपने एक वाला क्वेश्चन किया है तो 2 मार्क्स के लिए किया था ना, तो वो भी नहीं मिला और ये भी कट गए, तो 2.66 कम होते हैं। ठीक, तो चालू कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो यहां पे इन्होंने पूछा है कि क्या कृषि में, कि अब देखना पहले क्वेश्चन, अच्छा ये सेट सी है, सेट सी है यहां पे, ठीक, पेपर 1। अच्छा देखो पहली लर्निंग, किसी के पास जिसके पास सेट सी आया होगा उसको पहले कुछ क्वेश्चन बड़े खतरनाक मिले होंगे, तो आपको यहां पे रोने नहीं लगना है, आगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आराम से आते हो, इसमें आखिरी में इजी क्वेश्चन थे। तो ये सब देखो सब्जेक्टिव होता है, अगर किसी ने पीछे स्टार्ट किया होता ये वाला सेट तो उसको इजी लगता। तो ऐसा है कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करना है, इवन खुद भी क्योंकि जहां तक ये आयोग के कई सारे एग्जामिनर अलग अलग बैठ के सब अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, उनको सम्मिलित करके फिर 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो कोई एक एग्जामिनर भी ये 100 के 100 क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो आप कैसे आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हैं? तो आपको जब करना ही 80 से 85% है मुझे लगता है, अगर बहुत ज्यादा इजी पेपर है तब भी, और बहुत ज्यादा अगर टफ भी है तब भी 75 से 70 से 75 क्वेश्चन से कम नहीं करने, सीधी सी बात है। ठीक, तो आप ये समझ लो कि अगर सी सेट में थे और पहले कुछ क्वेश्चन टफ भी आ गए तो आपको भयभीत नहीं होना है। ठीक, आगे करना, थोड़ा सा इमोशनल अपना जो है कंट्रोल रखना है वहां पे। ठीक, फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर प्लस सिंचाई, इरिगेशन, और इसको पानी में जो है न्यूट्रिएंट मिला के कर देते हैं, उसी से रिलेटेड है। ठीक, अब कई लोग को ये वर्ड ही नहीं समझ में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसी से रिलेटेड यहां पे जो है इन्होंने क्या किया है कि आपका जो ये बताया कि अच्छा ये डिफिकल्टी लेवल हाई हो सकती है, अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो ये हाई, लो, मीडियम, इजी, ये डिपेंड करता है आपकी लेवल ऑफ तैयारी पर भी। ठीक, और हो सकता है कि ये जो अगर जैसे आपने जो मैंने गाइडेंस दिया था उसके हिसाब से अभी यहाँ पे अगर आप करते चलोगे तो आपको ज्यादातर चीजें इजी और मॉडरेट लगेंगी, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड रहेंगे, उनकी बात अलग है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है कि इन्होंने पूछा फर्टिगेशन के एडवांटेज बताओ, ठीक, मतलब पॉजिटिव बताओ, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग द अल्कनिटी, मतलब आपकी क्षारीयता की नियंत्रण कर सकते हो आप। इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एफिशिएंट एप्लीकेशन, रॉक, फॉस्फेट और सभी अन्य, ये जो सभी एब्सोल्यूट वर्डिंग वाले होते हैं ना, ये 99% रॉन्ग होते हैं, सभी वाले हो जाएंगे। तो आपको मान लीजिए 2 गलत मिल गया, अब आप देखना 2 वाला जो है गलत है, तो सिर्फ एक 2 इसमें ही नहीं है सी वाले में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक्स भी मैं, एलिमिनेशन मेथड भी, ये सारा कुछ इसमें समझाऊंगा, एक एक चीज चलते रहना, ये थोड़ा सा मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। ठीक, इसी में आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनरल्स, अब ये मिनरल की जो वेबसाइट पर आपकी ये वाली वेबसाइट का लिंक देखिए मैंने दे रखा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। ठीक, आपका मिनरल की, अब इसमें क्या है? डेटा है। अब कई लोग, मैं पीछे देख रहा था कि सर ये पूछते हैं कि क्या सारा डेटा याद करना है? नहीं, मैं कहता हूं उसमें आप विश्लेषणात्मक, आपका एनालिटिकल माइंड रखो कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा है, कोई क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, कोई वर्गीकरण किया है, मान लीजिए जैसे यहां पे क्या पूछा गया, मेजर और मिनरल का। ठीक, तो उसके अंदर देख लो कौन सा मेजर है कौन सा मिनरल है। अगर आपने एक बार ये एनालिटिकल माइंड से अगर ये डेटा देखोगे तो आपका, आजकल बिग डेटा की बात होती है या फिर बिग डेटा एनालिटिक की बात होती है, तो वो यही तो है, मीनिंगफुल बनाओ डेटा को, वही चीज करनी, वही चीज मैं आपको रोज बता रहा हूं। ठीक, सुबह का 6 बजे करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ना, और दोपहर में मैं एमसीक्यू की सीरीज भी चालू करने वाला हूं ताकि आप लोग की जो है बिल्कुल ढंग से तैयारी कराई जा सके। ठीक, रोज जो है 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक, आपको बैठ के उसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कैसे करना है क्वेश्चन, वहां पे एग्जाम में भयभीत नहीं होना है, बिना भयभीत हुए अच्छे क्वेश्चन करना है, वो सब सिखाया जाएगा उसमें। ठीक, तो अगर ये आपने इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में दिया होता वर्गीकरण को कि मेजर और माइनर कौन सा, तो आप देखते कि बेंटोनाइट जो है वो एक माइनर वाला है मिनरल। ठीक, और इसी वजह से जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला नहीं है। समझ में आ गया क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या चीजें, इस पे ज्यादा ध्यान है। इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? ओशियन मीन टेम्परेचर। अब ये देखो 2018 का करंट अफेयर है। ठीक, और इसलिए थोड़ा सा ये इसकी डिफिकल्टी लेवल हाई मान सकते हैं हम लोग। और इसको, इसमें देखो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे सही है, पहला वाला बोल रहा है ओशियन मीन टेम्परेचर जो होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक आइसोथर्म। ठीक, एक एक शब्द का मीनिंग भी आपको अलग अलग पता होना चाहिए बिल्कुल तरीके से।
ठीक, क्योंकि वहां पे आपको जब प्रीलिम्स में पढ़ोगे तो एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है। तो 26 डिग्री सेल्सियस आपका सेल्सियस का आइसोथर्म है, एक समान जहां पे टेम्परेचर उसको ऐसे नापते हैं, ठीक, विच इज 129 मीटर है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। ठीक, ये इंडिया हो गया, साउथ वेस्टर्न है तो पश्चिमी यहां वाले एरिया में आपका जो है ये है ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतने तक, और जनवरी और मार्च के बीच में, आप समझ रहे हो, तो मतलब ये सर्दी के मौसम में थोड़ा सा, तो आप अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कई सारे कॉन्सेप्ट देखो खेलता है वो, आइसोथर्म पूछ लिया, लोकेशन पूछ ली, टाइम पूछ लिया आपने, फिर उसके बाद इसको मैच किया। इसलिए मैं आपका एनालिटिकल माइंड बनवाना चाहता हूं, बनवाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे रोज तो। ठीक, तो आपने अब देखा अच्छा इतना ज्यादा टेम्परेचर और वो भी सर्दी उसमें, तो मतलब क्या, वैसे तो वाटर का देखिए एक स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी जनवरी से मार्च के बीच में बोल रहा है, तो आपका जो है करीबन जो ठंडा पानी है अक्टूबर के बाद से चालू होने लगेगा। तो और जो भी टेम्परेचर एक बार वाटर का बन जाता है वो बहुत जल्दी चेंज होता नहीं है, और यहाँ पे जो है आपका औसत वाला टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए भैया गलत है। समझ में आई ना बात? देखो कैसे करना है, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, अन्यथा आप जितना ही पढ़ लो, एक मतलब होता है ना कि जैसे एक घोड़ा होता है, उसकी आंखों के जो है इर्द गिर्द जो है वो एक बना देते हैं, वो सीधे देखता है और बस दौड़ता रहता है, तो वैसा नहीं करना है आपको। ये जो तरीका है ये जरूरी है, इसीलिए मैं इस पर इन्फोसिस कर रहा हूं। ठीक, आपका देखिए जनवरी से मार्च तक का फिर दूसरा दे रखा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहां पे सही है, जहां पे जरूरत है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसके बाद देखिए फिर एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से संबंधित यहां पे क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे केमिकल फर्टिलाइजर से बात हो रही है, और ये पहला स्टेटमेंट क्या क्यों गलत हो जाएगा? देखो यहां पे पूछा कि रिटेल प्राइस, ठीक, आपका केमिकल फर्टिलाइजर की मार्केट ड्रिवन है, लेकिन और मतलब यहां पे कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्धारित नहीं है, और आपको सबको पता है कि यूरिया जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होता है प्राइस, उसको सब्सिडी दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक, तो ये ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, अब दो बचे। अब ऐसे जो दो ऑप्शन जिन भी क्वेश्चन बचते हैं वो सेकंड रीडिंग में आपको जरूर करने होते हैं। अच्छा फिर भी आपको एक चीज तो समझ में आ गई हो कि दोनों में है, तो तीसरा वाला देख लेते हैं, अगर उससे कुछ चीज बन गई काम तो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों से आपको कोई एक मार्क करना जरूर है, क्योंकि इसमें 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही होगा। तो सल्फर को यहां पे कहा गया, जो कि एक रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का, ये बॉय प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का, हो सकता है आपको ना आए, लेकिन फिर भी आप मार्क करके आते, तो अगर बी मार्क करते तो आपका सही हो जाता। यहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए दो ऑप्शन वालों में से, ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक, यहां पे हाई थोड़ा सा मानेंगे इसको डिफिकल्टी में। पांचवा क्वेश्चन क्या, आप देखिए नेशनल पार्क आ गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा मैप बुक में देखो इसकी फ्लोरा एंड फौना, ठीक, मतलब आपका जो है जीव जंतु और प्लांट्स कैसे क्या है, लोकेशन देखो, उसके यूनिक फीचर्स देखो। जितना बोलता रहा हूं समझते हैं ना, इसके चाहो तो नोट्स बना लो, और कोई नोट्स बना के अगर पेड ग्रुप में या फिर वैसे दे सकता है तो जरूर दे मुझे। ठीक, इन्वायरमेंट में वैसे तो आप लोग को जो है, आपको मैंने जो है फैब फाउंडेशन और बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज बताई है उसमें सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है कहाँ पे क्या है। और यहां तक कि जब मैंने ये प्रीलिम्स बचा हुआ था 2020 वाला, 50 दिन की स्ट्रेटजी, 7 दिन की स्ट्रेटजी, उसमें कई सारे ट्रिक्स और कैसे क्या तैयारी करनी लगातार बताई थी एक एक सब्जेक्ट की। ठीक, और जो है साथ ही साथ आप लोगों को साइंस एंड टेक की जो है मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, रणनीति स्ट्रेटजी, वो हमेशा हो सकता ना सही हो, लेकिन हुई इस बार भी सही, तो उसको मैं अभी देखो फिर से दिखाऊंगा आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में कि वो सही हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो ये इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क है। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और मैंने आप लोग से बोला था क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले जो हैं वो कहाँ नेशनल पार्क में होते हैं, क्या होते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने अगर ये तीसरा मान लो यही वाला निकाल लिया होता है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा वाला किसमें है, 3 में है। ठीक, अब ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें से आपको एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, 3 ऑप्शन आपके पास हैं, ये वाला थर्ड रीडिंग में करना होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी मैंने सबको पेड ग्रुप में किया था मैसेज, उन्होंने देखा होगा तो समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। वैसे भी मैंने वो पहले वाली स्ट्रेटजी में भी बताया था, 50 डेज, 60 डेज, 10 डेज सब में। ठीक, तो उसमें यही है कि 2 डिस्ट्रिक्ट में, अब देखो यहाँ पे मैप बुक लोकेशन उसने पूछा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैप बुक ले लो मेरे भैया। ऑक्सफोर्ड के से जो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, प्लीज ले लो। ठीक है, ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, बोला था करंट अफेयर में भी था, आना ही आना है। लोकेशन मैप खोलो देखो, लद्दाख मैंने कहा था अलग हुआ है, जरूर कुछ ना मतलब जम्मू कश्मीर नई यूनियन टेरिटरी बनी है, इस वाले एरिया से जम्मू कश्मीर से जरूर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आया ठीक। और अब जिसने भी देखा होगा उसके लिए इजी होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखो आपका जो है इसका डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 6 वाले का, नॉर्थ और नुब्रा वैली, डी। जो यहाँ पे टिक लगा ये नहीं सही है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ ये आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद 7वें वाले क्वेश्चन में देखो ये आपका क्या है, फेमस प्लेस और आपका प्रेजेंट स्टेट, हिस्ट्री से रिलेटेड लोकेशन को देखो जोड़ते हुए, और आज के टाइम पे जो स्टेट है, देख रहे हो कितना गेम घुमा रहा है। अब आप लोग को मैं एक चीज बताता हूं, इंडियन वाली जो ऑक्सफोर्ड की मैप बुक है उसमें कुछ आप जब मैप एक जाके आगे खोलोगे तो उसमें हिस्ट्री के हिसाब से भी मैप बना रखा, उसमें लोकेशन दिखा रखी है। अगर आप उसको देखोगे तो जो आप 10 घंटे लगाते हो अगर आप किसी पढ़ने को, और मैप बुक में लोकेशन बना के, चित्र बना के, मानचित्र बना के अगर देखोगे तो वो 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। और यही चीज यहाँ पे भी, भिलसा ये सब जो है, गिरनार तो चलो गुजरात कोई कर भी सकता था अभी कि इससे जोड़ लेता, तो पहला और तीसरा, जैसे स्थानेश्वर है ये आपका हरियाणा में, ठीक। तो लेकिन ये फिर भी इसकी डिफिकल्टी हाई मानूंगा क्योंकि ये वाला मेथड अभी कोई भी अपना नहीं रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं लगातार आप लोग को, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे क्या किससे रिलेटेड है, पहले तो को ये चेक किया करो, स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक। एक एक चीज समझते रहिएगा, सिली मिस्टेक आपकी नहीं होगी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, बहुत सारा हो अल्लाह, इसकी रिपोर्ट्स अब आई थी नीति आयोग पे, एक बार चेक कर लिया करो इन रिपोर्ट्स की, मतलब जो न्यूज में हो ज्यादा उनको तो जरूर करना है चेक। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा, पहले वाला जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर दिया है। और इसमें बोला 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज, कुछ डिस्ट्रिक्ट के निकाले थे उन्होंने क्रिटिकल वाले करंट अफेयर, वही करंट अफेयर का थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे उठा के पूछ लिया है, समझ रहे हो। और ये नीति आयोग पे दे भी रखा है, जो मैंने लिंक दिया है, ये पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में दे दूंगा मैं, आराम से आप लोग उसको देख लीजिएगा बाद में। और लेकिन ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वें क्वेश्चन पे क्या है, जेट स्ट्रीम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किसी ने भी, अगर मैं कह रहा हूं किसी ने भी मैप बुक उठा के, ज्योग्राफिक बुक नहीं उठाओ, मैं कह रहा हूं मैप बुक उठाओ, क्यों कहता हूं बार बार समझो। बोल रहा है जेट स्ट्रीम अकर करता है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सिर्फ मतलब ये अगर भूमध्य रेखा इक्वेटर है तो ये कह रहा है कि जेट स्ट्रीम सिर्फ यहां पे होती, तो ये जो यहां पे है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये अगर किसी ने भी मैप बुक खोल के जेट स्ट्रीम का देख लिया होता, ज्योग्राफी बुक नहीं भी खोल, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसका पहला स्टेटमेंट पता चल जाता है ये गलत है। ओनली लगा हुआ तो एक एब्सोल्यूट वर्ड दे रखा है, तो ये भी इंडिकेशन दे रहा है। क्वेश्चन पेपर गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपने मजे हुए इस तरीके से गाइडेंस किसी ने आपको दिया है अगर, तो और आपने उसको फॉलो किया है 10 जगह, हर जगह जाके 10 जगह जाके करने के बजाय एक जगह हर चीज जो आपको बता रहा है, और वो भी जो बंदा खुद 4-5 बार इसको लगातार निकाल चुका वो बता रहा है, तो कम से कम उसकी बात तो मान लो, ठीक। आपने अगर इसको किया होता, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से है, इन दोनों में से है, तो अब 2 तो हो गया, इसको ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझो, देखो मैं आपको जो बताता हूं, द टेम्परेचर इनसाइड, अब मैंने बोला ना ये आपका आई है और यहां से ये चक्रवात है, अगर पूरा पूरा तो आई पे यहां पे तो लो प्रेशर होता है। अच्छा यहां पे इसने क्या बोला है कि 10 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है इस सराउंडिंग से, ठीक। 10 डिग्री आई जो है चक्रवात की, इसका 10 डिग्री टेम्परेचर कम बोला है, टेम्परेचर। बल्कि यहां पे क्या होता है, लो प्रेशर, और लो प्रेशर कहां पे होता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। कितनी बार बताया ऑडियो में भी सब जगह कि कहीं पे अगर हाई टेम्परेचर है तो यहां से हवा ऊपर जा रही है और ये कम दबाव डाल ले, इसीलिए तो उसको लो प्रेशर बोल रहे हैं। और लो प्रेशर की जहां पे जगह होती है वहीं पे ये चक्रवात बनता है, और उसके आसपास जो है हाई प्रेशर होता है। और यहां पे क्या कह रहा है कि लो टेम्परेचर है इसमें आई में, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, इसलिए भी गलत है। और जो है आपका इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई ना एक एक चीज, तो मॉडरेट इसको मैं मानूंगा, लेकिन वैसे तो ये इजी था क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक। फिर से देखिए टाइगर रिजर्व की बात आ गई। अब यूपीएससी का एक खेल और होता है, जो नॉर्मली बात हो रही होती है उसकी जगह जो उसकी ऑफिशियल बुक्स में और कहीं पे जैसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, अब यहाँ पे इसका यूज किया गया था, रिपोर्ट आई भी थी, मैंने बोला भी था कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अब हो गया टाइगर वाला, तो इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। तो कोर एरियाज में की जगह उसको यूज किया उसने वर्ड टाइगर,
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, और उसमें लोग कंफ्यूज हो गए, इसका आंसर था नागार्जुना श्रीशैलम। ठीक, करंट अफेयर का एप्लीकेशन करना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे यूनिकनेस पे उसने खेला है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में, उसमें शेड्यूल आपका जो है 4 पे लोग बात करते रहे, 1 पे बात करते रहे, उसने छठा पूछा। क्यों? यही एक है जो प्लांट से संबंधित है, और वैसे प्लांट जिनको उगाना जो है ठीक नहीं, मतलब नहीं उगाना नहीं है वाली बात है, और अगर उगाना है तो लाइसेंस लेना, यही इसकी गेम था। और इसी को देखो, अपवाद को, एक्सेप्शन को, यूनिकनेस को, इन्हीं सब चीजों को देखना। आपको हर चीज नहीं याद रख सकते, यूपीएससी ऑल्सो नो दैट, दैट्स व्हाई दे आस्क समथिंग विच इज एक्सेप्शन, विच इज एन एक्सेप्शन, विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ समथिंग। ठीक है, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज नेशनली, इंटरनेशनली और बड़े व्यापक लेवल पे मल्टीपल उसके यूज है, एनवायरनमेंट को मदद कर रहे हैं, वो भी पूछता है, आगे भी बताता हूं। यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाता। ठीक, यहाँ पे एनवायरनमेंट और एक्ट को रिलेटेड करके पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि गुप्ता डायनेस्टी से, और घंटाशाला, कदूरा, चौल, ये पूछा था कि बताइए क्या है। तो इसका आंसर ए है। इसने पीछे भी, अच्छा, एंशिएंट और मिडिवल और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी है, ठीक, आर्ट एंड कल्चर, मैंने आप लोग बताया इसके लिए 3 इक्के आप लोग को के तरीके से तैयार करने चाहिए। क्या है? आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, ये सिविल सर्विसेज क्या है, प्रबंधन, ये आपका प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्या है, आपको पोर्ट पे, ठीक, आपको इंस्टीट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी चीजें, क्या इंस्टीट्यूशन है। अब ये पोर्ट वाला क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था, ठीक, यूपीएससी 2-3 साल पहले। ठीक है, साउथ से था, कर्नाटक, कटाका वाले से था शायद। ठीक, अब यहां पे इसने फिर पूछा गुप्ता डायनेस्टी से पोर्ट के हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। ठीक, आपका जो है इससे भी पूछा गया है। तो आप लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ो, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब पढ़ते ही हो, तो एंशिएंट और मिडिवल को भी आपको 3 इक्कों के हिसाब से, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, आपको ये नहीं वॉर क्या हुई ये देखना है। अच्छा, गुप्ता डायनेस्टी में, अच्छा, ये वाले लोकेशन, फिर देखो फिर से लोकेशन पूछा इसने, पोर्ट हैंडलिंग करते थे फॉरेन ट्रेड के लिए। ओके, ठीक, ये एक बार दिमाग में रखो। ठीक है ना। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग ढंग से कर रहे हो तो आप लोग आगे ध्यान रखोगे ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 13th वाला, इसमें पूछा कि एडवांटेजेस बताओ। ठीक, जैसे मेंस वाले में भी जैसे मैं बताता हूं आप लोग को कि अच्छा, कि आप लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पता होना चाहिए और फिर वे फॉरवर्ड बताना चाहिए। ठीक, तो अब यहां पे भी एक चीज आप लोग को जो मैं रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर में बताता हूं, बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेंस का जो सिलेबस है जीएस 1 2 3, ठीक, उसको पढ़िए, वहीं से जो है आप लोग को तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी। सिर्फ उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और जीएस4 एथिक्स वाला छोड़ दो, बाकी सब कुछ ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक, मेंस में लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाइड है सिलेबस, तो आसानी से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है एक आप कर सकते हो। प्रीलिम्स में बहुत ब्रॉड दे रखा है, तो काफी एवरीथिंग अंडर द सन ऐसा लगता है इसमें आ जाएगा, लेकिन मेंस के थ्रू आप थोड़ा सा एक डायरेक्शन में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पे जीरो टिलेज ये सब जो है एग्रीकल्चर वाला, अगर जीएस पेपर 3 आप पढ़ोगे तो उसमें अगर आप अंदर जाके क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम, ये सब दे रखा है ना, ये वहीं से देखो आ रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, वो खुद चाहता है कि भैया सिर्फ प्रीलिम्स को फिल्टर मत करो, आप जो है मेंस को क्लियर भी करो। ठीक, तो इसलिए वही से तैयारी। अब मैं रोज ये चीज बता रहा हूं, अब आपको प्रमाण के साथ दिखा रहा हूं। ठीक, अब देखो जीरो टिलेज की बात करेंगे कि जुताई मत करो, और इस क्वेश्चन को पूछने का उसका मेन एम क्या था, ये कि सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। ये मैंने अभी आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया था कि पंजाब में एक रूल है कि ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया था, और लॉ में ये बताया गया था कि 15 नवंबर से पहले जो है उनको हार्वेस्टिंग, उसकी वीट क्रॉप को सोइंग करनी है। अब इस चक्कर में क्या होता था कि वो लोग को जो है स्टबल या फिर पराली जलानी पड़ती थी। ठीक, तो अब यहां पे उसने एक सोल्यूशन टाइप से दे दिया जीरो टिलेज का, और पहला ही स्टेटमेंट ये बता दिया कि सोइंग ऑफ व्हीट, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक, वही चीज बता रहा है, देखो ये। ठीक है, एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए, और आपसे पूछ लिया है, तो अगर आपने इसको करंट अफेयर में और इसको बेसिक से जोड़ के पढ़ोगे, जो मैं आपको रोज सुबह करा रहा हूं, तभी आएगा। करंट अफेयर एंड देयर एप्लीकेशन बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है।
ठीक, डी आंसर था इसका। 14 वाले का देखिए, इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, कितनी बार बोला 2018 वाली बायोफ्यूल जरूर पढ़ लेना, पूछेगा ही। अब देखो उसने लिस्टिंग दे दी और उसमें पूछ लिया कि बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे इसमें जो है आपका 3 और 4 नहीं है, बाकी सबके सब है। तो बायोफ्यूल की जो पॉलिसी आई है, और ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर इसके आने पे इन्वायरमेंट बचेगा, पैसे, इकोनॉमी को पैसे भी बचेंगे, और कई जगह जो है इसका फायदा है, ठीक, कई लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन सिलेबस पे फोकस करो, ठीक। एनवायरमेंट वाले GS3 के पेपर में एनवायरमेंट वाले में दे रखा है इसको। इसके बाद देखो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछा गया, ये थोड़ा सा एनवायरमेंट सब्जेक्ट से तो है, लेकिन ये वाला मॉनेटरी वैल्यू में इसको निकालना है। तो अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो काफी आपको कंफ्यूजन करेगा, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है वहां पे। लेकिन अगर आप इसको, तो अगर आपके मान लीजिए 60 ही क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को जाके आप मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसमें डिराइव कर ले जाओ कि सामाजिक कॉस्ट क्या है कार्बन की, लॉन्ग टर्म डैमेज बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन ए गिवन ईयर। जैसे कैप एंड ट्रेड मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है, उसमें 1 टन CO2 को जो है एक वो मानते हैं एमिशन क्रेडिट वाली ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर आप लोग ने पढ़ा है तो उससे भी आप समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाकी से मानते हैं। और उसमें मैंने यही बताया था कि वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपका जो है SF6 इन सब का जो है ज्यादा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रहती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज और ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा इसका ये नुकसान करती है। तो आप अगर सोशल कॉस्ट देखो तो इसके रिगार्डिंग जो है कराएंगे। अब ये रिसेंटली एक रिसर्चर्स ने रिपोर्ट लाई थी, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे पल्स प्रोडक्शन, अब पल्स प्रोडक्शन में MSP बढ़ा दी गई 200 रुपए। अब देखो GS पेपर 3 के क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक, ठीक। ये इसकी पल्स की प्रोडक्शन जो है से रिलेटेड कुछ यहाँ पे 3 बोले गए। अब यहाँ पे खराबी क्रॉप में भी होती है, खरीफ में भी होती है। तो आपको क्या करना है, जब ये चीज हो, MSP 200 रुपये बढ़ाई थी, इससे क्या हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेग्यूम्स वाले हैं ना क्रॉप्स, पल्सेस वाली, तो इन सब से रिलेटेड है। ज्योग्राफी का है ये, इसकी जो है करंट अफेयर में काफी चल रहा था, इसको हार्ड माना जा सकता है, बट आप लोग को तैयारी कैसे करनी, मेन फोकस यहाँ पे ये है, ठीक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक। इसके बाद जो है देखिए सिंपल सा ये 4 क्रॉप्स है। अच्छा, अब ये आंसर यहाँ पे कॉटन है इसका, कि ये बताइए कुछ कुछ कि क्रॉप मतलब कॉटन को उगाने के लिए क्या चीजें चाहिए। अगर आपने वाला वेजिटेशन वाला जो है, या फिर इसमें पढ़ा होगा हर क्रॉप का अलग अलग दे रखा है, क्या कंडीशन चाहिए, NCERT में भी दे रखा है, GC लियोंग में भी दे रखा है, तो आपको तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लेते कि कॉटन है। अब आगे आपको तैयारी करनी, तो आप लोगों को क्या करना है कि जूट, शुगर केन और टी की तैयारी कर लो। इस बार तो उन्होंने शुगर केन कैसे उगाते हैं ये भी पूछ लिया है, ठीक है। अब देखो इसके 18 क्वेश्चन क्या है, 16 वोट। अब कुसुम स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, कुसुम स्कीम, इसको जो है थोड़ा अब वो चाहता है कि ये ना सिर्फ पूछता हो कि भैया क्या मिनिस्ट्री है, ये सब तो देखना ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सोलर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसपे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। तो सोलर टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके की होती है, क्या इसके एप्लीकेशन है। मैंने आप लोग बताया कोई भी टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक में, तो उसकी टेक्नोलॉजी का बेसिक चीजें और एप्लीकेशन, ये 2 चीजें बस आप लोग कर लो, बहुत ज्यादा जो है डीपली जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऑफिशियल सोर्सेज से आपको उसके बारे में एक बार पढ़ने की जरूरत है। अब ये कह रहा है सोलर पावर से आपको जो है सरफेस पे जो पंप है वो तो चला देगा, लेकिन समरसेबल वाले पंप नहीं चला पाएगा। मगर मतलब एक तरीके का ये देखो ना, इलॉजिकल टाइप की बात हो रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। कैसे आगे करना है, बस ये अब यहाँ पे हमारा ये फोकस होगा, कैसे आपको आगे पढ़ना है। शुगर केन की खेती ही पूरी करवा ली इन्होंने यहाँ पे, BSc AG इसके लिए मुझे लगता है होना जरूरी था। बस ये वाला मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1 और 4, ठीक है। और ये वाला टफ है क्वेश्चन, सीधी सी बात है। BSc AG वालों के लिए खुशी का माहौल होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर। आगे इन्होंने क्या पूछा है कि किस तरह इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों आया, भारत जो है USA, तो चाइना, USA और फिर उसके बाद इंडिया, ये कार्बन उत्सर्जन में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है, ठीक। अब ये देश जो सबसे बड़ा उत्सर्जन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कहा जाता है कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा उसका वो है, सबसे बड़ा है बल्कि, ठीक। इसमें मेथेन भी और ये सारी चीजें भी हैं, मेथेन भी हो गई है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। तो अब यहां से इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर अगर हो जाए तो ये सारी चीजें हमारे उत्सर्जन कम हो जाएंगे। हमारा एम भी है पेरिस एग्रीमेंट में, इन सब में भी
समझो, एनवायरमेंट से रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन, बेसिक बुक और करंट अफेयर। मान लो आपने ये चीज नहीं भी सोची, तब भी आप इसको यहां से डिराइव कर सकते हो। ठीक भैया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम जो मैंने भी बताया, इससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम होता है, या अभी थोड़े दिन पहले बताया भी था करंट अफेयर सुबह 6 बजे में। ठीक, तो इससे रिलेटेड है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीन, वर्टिकल फार्मिंग की बहुत ज्यादा आजकल वो चल रही है। ठीक है, कैसे आपको आगे तैयारी करना है ये देखना जरूरी है। अब देखो, हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री से पूछा, और आपका जो है ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन था, ये सबको आए कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन आप लोग निकाल लेते हैं स्टेटमेंट, उपासक जो है 3 वाला बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहां पे क्या है कि एक आपका गलत हो गया, मतलब एक आपका जो है आपको पता है कि नहीं है, तीसरा वाला उपासक जो है बुद्धिज्म, ये तो सही है। ठीक, अगर ये सही है फिर आप लोग देखो इसको, अब इसमें कंफ्यूजन होगा मुझे लगता है। ठीक, तो अगर आपको जब थर्ड रीडिंग कर रहे हो और आपके क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो आप इसमें से मार्क कर सकते हो। समझ में आई बात? अब इसके बाद देखो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका फिर से क्वेश्चन आ गया, इंडियन एलिफेंट। एक केरला में, अब देखो मैंने आप लोगों को बोला था केरला में, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इन सबसे जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो है, ये यूपीएससी को बहुत ही ज्यादा प्यार है इनसे। अब यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हो गया, एलिफेंट जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उससे रिलेटेड जो है काफी, उसको किसी ने फायर क्रैकर दे दिया और फट गया, और उसकी वजह से जो है उसका बच्चा मर गया। तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया था। अब किसी ने करंट अफेयर पढ़ के, अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, देखिए न्यूज़पेपर इज फॉर द जनरल रीडर्स जो पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह अगर किसी ने सोचा अच्छा भाई एलिफेंट का ये हुआ, अब उनका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, वो इंसान का मान लो 9 महीने होता है, तो इनका कितने महीने होता है, लाओ जानने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है जरूरी है ये, क्यों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई ये सोच रखेगा कि भाई जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसकी डिमांड क्या है, ये तो समझो। सिर्फ एक मतलब कैसे पढ़ना चाहते हो, बस खाली, वैसे तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो, कितना भी पढ़ लो आप नहीं पढ़ सकते, ये चीजें आपके दिमाग में आएंगे। सेलेक्टिव रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक, सिर्फ रीडिंग करना ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए 23वें क्वेश्चन में प्रोटेक्टेड एरिया। आप देखो ड्रेनेज बेसिन पूछ लिया, और उसके अंदर जो है इन्होंने क्या किया, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया और ज्योग्राफी के देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के ज्योग्राफी एनवायरमेंट का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक, ड्रेनेज बेसिन कितने, मेजर जो ड्रेनेज बेसिन है वो 10 है, 10 है, मतलब 10 ही है। हाँ, तो आप उसको पढ़ डालो, उसमें देख लो कौन कौन सा किसमें आ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको ड्रेनेज बेसिन देखना है, साथ ही साथ मैप बुक में बाकी चीज भी देखना। तभी तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे मदद लो और करो, उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया ड्रेनेज बेसिन में, कावेरी बेसिन में पूछा गया है। ठीक, इसका सी आंसर होगा यहाँ पे। आगे क्या पूछा है, ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी, और ये इतना इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था इस वाले एग्जाम में। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में, अब ये बारबेट तो सुना होगा ना, ये बर्ड से रिलेटेड है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, बर्ड्स का मतलब इन्वायरमेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो बड़ी आप वैसे ही वो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आईएफएस का पेपर भी साथ में हो रहा है। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर जो है आप जब न्यूज में पढ़ते हो तो ये सब चीजें एक बार ना कहीं तो पढ़ते जरूर होगे। बारबेट तो सुना ही होगा यार नाम, नहीं तो मिनीवेट सुना होगा। ठीक, तो आप तुरंत निकाल लेते कि बर्ड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है कि आपका प्रोटेक्टेड एरिया, फिर से देखो एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ गया, और 12 सिंगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और कौन से एरिया में, मैंने आपको बताया फ्लोरा फौना, कहाँ से रिलेटेड पूछा गया है, ये है आपका कान्हा से। ठीक, और ये अभी जो है इधर पीछे डाउन टू अर्थ वाले में ये आया भी था, इस रिलेटेड करंट अफेयर में चल रहा था। और वैसे भी आप एनवायरमेंट में जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें क्या फ्लोरा फौना, जैसे पहले बताया, उसको ध्यान में रखिए। यूनिक फीचर्स जो है वो सारा कुछ मैप से, लोकेशन से जोड़ते हुए मैप बुक रख लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके मैप बुक रखने से, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और जो है ज्यादा याद भी रहता है, और उससे आप कर भी लोगे, कई सारे एलिमिनेट करके आंसर निकाल लोगे। प्लीज ये करिए, बहुत फायदा होगा। ठीक, स्टील स्लग से यहाँ पे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा उसने, क्योंकि देखो कितने सारे, आंसर इसका डी है। ठीक, कितने सारे एप्लीकेशन हो रहा है। कुछ साल पहले इसने फ्लाई ऐश के बारे में पूछा था, उसका भी ऐसे ही था कि एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, रोड में यूज कर सकते हो, अगर आप लोगों को याद हो सीमेंट में यूज कर सकते हो, फ्लाई ऐश के भी अगर आप जोड़ के देखो तो ऐसे ही यूज उसके भी आते हैं। वही चीज ने यहाँ पे भी कर दिया है यूपीएससी। अब इन्वायरमेंट में आप लोग को एक रूल पता होगा, 3R का रूल। 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक, वही कॉन्सेप्ट तो यहां पे भी हो रहा है
स्टील स्लैग जो कि मटेरियल जो निकलता है आपका, उससे आप इसको क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो ना, और रिसाइकल भी कर रहे हो। समझ में आई ना चीजें। अपने माइंडसेट पर्सपेक्टिव सब चेंज करो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह एग्जाम के डिमांड को समझते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मदद लेते हुए और एक बेहतर गाइडेंस से के अंतर्गत। समझ में आई बात। ठीक, अब मस्ट डियर जो है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा है कि भैया बताओ अब नेचुरल ये कहां कहां इसमें मिल सकता है। तो ऑप्शन यहां पे इसका जो सही है वो है ए। ठीक, आपका जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस, ये दोनों कहां पे है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप लोग ने सुना होगा नाम, ये यूपी के वाले लोगों ने लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, आपका लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर पे। मानस वाला आपका जो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, और मस्क डियर की बात हो रही है, वो किस उसमें रहता है क्या है, थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोग जो है इसमें कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते, तो उसमें फिर 2 ऑप्शन अगर बच रहे हैं तो आप लोग को जरूर क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका रूरल रोड कंस्ट्रक्शन। अब देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, ठीक, अब ये कंप्लीट हो गई, बहुत सब ज्यादातर ये पीछे अभी बोला जा रहा था कि ज्यादातर जगह सब कंप्लीट हो चुका है, हैबिटेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और कम पॉपुलेशन वालों को जोड़ के फिर इस योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है। वहीं से इसने अंतर्गत ये पूछ लिया कि बताओ क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। ठीक, इसमें 1 2 3 ये चीजें तो होती, ये नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसी के जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें क्या टेक्नोलॉजी, क्या मटेरियल यूज हो रहा है। अगर आप कल को एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, अब आप जो है रूरल ये रोड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाओ, तो आपके पास ये आएगा ना कि भैया हमें ये चीजें लाइन चाहिए। अगर उसने ये पूछ लिया तो आपको कह दिया ये भी मंगा लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा, आप होगे ना। तो थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम वन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि कौन से करेक्ट हैं स्टेटमेंट। कोल ऐश से रिलेटेड है। अब क्या हुआ था, अभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ही, करंट अफेयर में था ये पूछा था कि वो रेगुलेट नहीं करेगा कोल का जो भी थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहा है उसका ऐश कंटेंट क्या है। ठीक, जैसे अलग अलग कोल के टाइप्स भी मैंने बताया थे ना आप लोग को क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज में, कि एंथ्रासाइट होता है, बिट्यूमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट बॉक होता है। तो अब ये गवर्नमेंट ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि हम लोग अब रेगुलेट नहीं करेंगे, विनियमित नहीं करेंगे ऐश कंटेंट किस तरीके का जो है थर्मल पावर प्लांट कर रहे हैं। अब जब ये चीज आई करंट अफेयर में, तो आपको क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए था कि ऐश कंटेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ये सब क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, आपका मेटल्स है, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी, ये सब जो है वो करते हैं। आपने इसको जो पढ़ा भी होगा कई बार। ठीक, तो अब इसकी वजह से जो है यहाँ पे तीनों ही चीजें यहाँ पे करेक्ट हैं। हाई ऐश कंटेंट जो है इंडिया में देखा जाता है। ठीक, तो ये मतलब ये मूव सही था, ये गलत, ये आप लोग देखिएगा, लेकिन वहां पे क्वेश्चन सही करना आपका पहला काम है। भी बायोचार से रिलेटेड जो इन्होंने यहाँ पे फार्मिंग में पूछा गया है, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर को फिर से मिक्स किया गया। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये एयू की है, लेकिन ठीक, इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे थे कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग कर देता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो आपको यहाँ बताने थे, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब जहां पे भी ये कैन बी वाली बात आती है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। अगर देखिए कोई चीज आप कह रहे हो कि यार क्या तुम ये कर सकते हो, ठीक, और दूसरी बात अगर मैं कहूं कि तुम सिर्फ ये कर सकते हो, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये मतलब आप इनमें कैन भी कर सकते हो वाली बात है। अगर मान लो 5 चाहिए थी, उसमें एक भी हो रही तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि तुम सिर्फ ये कर सकते हो, तो ये सब जगह तो नहीं एप्लीकेबल होगा, तो इसको मार्क जो है कर दिया। तो कैन बी वाले ज्यादातर स्टेटमेंट सही होते हैं। ये एक ट्रिक है छोटी सी, हर जगह सही नहीं होगी, लेकिन इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक, इन इंडिया में अब यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो सार्वजनिक हो सभी के लिए हो। तो अब ये फिक्सिंग कर दिया जाए मिनिमम एमएसपी का सभी क्रॉप्स के लिए, तो ये देखो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये तीनों स्टेट वो गलत हो गए, सी वाला ऑप्शन हो गया। समझ रहे हो, ट्रिक है ये ऐसी चीजें। और फिर उसका फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर। अब आप ये देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कल्चर में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो। अब कई लोग सोचेंगे हाँ यार ये तो सब बढ़िया गवर्नमेंट का है इन्वेस्टमेंट, और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं फार्मर्स को। लेकिन भाई ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वही फार्मर इसका लाभ उठा पाएंगे ना जिनके पास इलेक्ट्रिक वाली वो लाइन हो। अगर जो लोग मैनुअल काम कर रहे हैं उनको कैसे होगा? तो क्या ये वाला इन्वेस्टमेंट क्या सार्वजनिक सबके लिए है क्या? दिमाग के चक्षु खुल रहे हैं ना।
ये चीज कह रहा हूं मैं, नहीं है तो ये अलग स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ देख लो किसमें किसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, पहला नहीं तो 30 आप सी मार्क करके आ जाओगे। ठीक, 32वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें सिर्फ ये बताता है प्रेजेंट में जो बैंक है एनपीए बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो अब बैंक ये देखता है किसी फर्म को हम लोन देंगे तो कितना रिस्क है अभी के लिए और फ्यूचर के लिए, यही दो चीजें हैं, और इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑप्शन इसका होगा यहाँ पे सही। 33 वाले में क्या है कि कई सारे कारक पूछे गए हैं कि प्राइस राइज, जो चावल के रेट बढ़े हुए हैं या फिर इफेक्ट हुए हैं रिसेंट पास्ट में वो किसकी इसकी वजह से हुए हैं, एमएसपी की वजह से भी हुए हैं, गवर्नमेंट, इन सब से। अब देखो वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस, इन सब से आप जब देखोगे तो दिमाग में ये नहीं बहुत रिजिड होके, अगर एक कई सारे आपने सोचे उसमें से एक दो भी हो रहा है, एक भी हो रहा है, ठीक, और उसकी वजह से प्राइस जो है राइस का, चावल का इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो एमएसपी, गवर्नमेंट रेटिंग और गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, इन सबसे जो है राइस के दामों पे इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक, कंज्यूमर सब्सिडी दे रहा है तो गवर्नमेंट अगर पहले 10 रुपए की थी वो घटा के उसको नहीं दे रही, 3 रुपए का पीडीएस में देती है ना एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी, ये एक्ट के 2013 के अंतर्गत 3 रुपए का चावल देती है, तो सब्सिडी देके ही तो कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ो मेरे भाई। ठीक, इसके बाद क्या है, अब देखो ये आईआर से रिलेटेड था, इसमें कई सारे करंट अफेयर में, आईआर में, इकोनॉमी में आपका जो है ये सारी चीजें मिला के उसने पूछ लिया। अब इसमें आपका जो है जो एक तो करंट अफेयर में चीजें थी, बांग्लादेश से हमारा कितना ट्रेड चल रहा है, क्या बात हो रही है, अपना नेपाल से, हमारे आसपास के जो है उनसे जो है हमारा इन्होंने ट्रेड का एक रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सीधी सी बात है। ठीक, G20, अब मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया बिम्स्टेक का याद करो। ठीक, आप लोग याद करने के लिए जो है वर्ल्ड में किस कहाँ लोकेशन है, ईस्ट टू वेस्ट या लेफ्ट टू आपका जो है वेस्ट टू ईस्ट देखो, नॉर्थ टू साउथ करो। अब G20 जो वैसी ग्रुपिंग्स हैं WTO, IMF और इन सब की, ठीक, G20, G7, ठीक, अब कौन सा इसमें कंट्री अलग हो गया बताइए कमेंट करके, आज ही सुबह बताया है। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने G20 बताया, पूछा था कि बताइए कौन सी ऐसी 4 कंट्रियां जो G20 के अंतर्गत आती हैं। ठीक, बिम्स्टेक को मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। ठीक, सार्क का बताया था, जैसे BBIN मैप्स, ठीक, वैसे बिम्स्टेक का भी बताया था, है ना, तो ये सब याद रखो आप। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छा गवर्नमेंट बहुत टाइम से कही थी हम तो कितने लाखों जो है एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं शॉर्ट टर्म, और ये सब लाखों लोन दिया जा रहा है। इसी चक्कर में इस बार यूपीएससी ने क्या किया, 2 क्वेश्चन जो है डेडिकेटेड पूछ लिए, एक किसान कार्ड स्कीम से पूछ लिया और आपका एक आगे DCCB से पूछ लिया, DCCB। ठीक है, अब इकोनॉमी और से रिलेटेड था, अब यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है स्कीम है, फिर से काफी करंट अफेयर में थी, तो उसके बारे में बेसिक आपको पढ़ना चाहिए, और जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ये सब जो है खरीदने के लिए नहीं है इसका, और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है, ये चीजें यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, इसके बाद आगे आज आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, और कितनी बार ये मैंने अपने ग्रुप में भी बताया और जो वीडियो में भी उसको बताया था कि WPI नहीं, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कर रहा है नया इन्फ्लेशन महंगाई दर निकाल रहा है, वो CPI भी निकाल रहा है। थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका मान लीजिए हो गया, तो ये 2 बचे, तो ये दोनों में है, तो ए वाला ऑप्शन आप में 1 वाला एक बार चेक कर लो कि वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हाइयर देन द वेटेज, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर क्या है, वही तो फूड पे ज्यादा, थोक जो आपका होता है थोक वाला ये प्राइस इंडेक्स, इसमें इतना वेटेज नहीं है फूड का, CPI में ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कई सारी चीजें कॉन्सेप्ट एक साथ इंटरलिंकिंग करके नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं मर्ज करोगे, पढ़ते समय क्वेश्चन फ्रेम अपने दिमाग में नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए एक और आ गया आपका मैप बेस्ड, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैस्पियन सी में आपसे अभी कह रहा था कि पढ़ो। अब इसमें इन्होंने खाली क्या पूछा है, कौन सी रिवर बताओ इसमें मार्जिनल वाटर बॉडीज में या फिर इसमें जाती है। ठीक, जैसे वोल्गा रिवर जो है कैस्पियन सी में जाती है, रशिया से होके आ रही है। ज़ैम्बेज़ी आपका जो इंडियन ओशन में जाती है, आपका साउथ अफ्रीका जो है उसके पास से है। ठीक, सदर्न अफ्रीका कंटिनेंट भी और साउथ अफ्रीका जो है कंट्री भी उससे रिलेटेड जाती है। लोकेशन करो, मैपिंग की प्रैक्टिस करो।
ठीक है। और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। इकोनॉमी, ये बजट अगर किसी ने इकोनॉमिक सर्वे से कर रखा है, ट्रेंड वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे अगर देखा जाए। और इसमें डी ऑप्शन इसमें होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सारे पल्सेस और इन सब के लिए बोल रहा है कि एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट। मतलब ये तो कोई अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेगा तब भी इसको कर लेगा। ठीक, ये देखिए, ये मनी मार्केट देखो, एक होता है कैपिटल मार्केट जो कि आपका ये शेयर मार्केट ये सब है, ठीक। एक होता है मनी मार्केट, मनी मार्केट और इन सब में जो है आपका कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, मतलब जितनी भी चीजें हो सकती थी ना उसने सभी पूछ लिए भाई इसमें। ठीक, इसमें जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है इंडियन इकोनॉमी के। आप देखो, इकोनॉमी में तो मैं आप लोग से कहता हूं कि भैया जो भी इस तरह की चीजें आ रही है उसके बेसिक मतलब आपको पता होने चाहिए। वो टॉप ये क्या करेगा इन वर्डिंग से, कमर्शियल पेपर आपने पढ़ा मान लीजिए पेपर में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी करंट अफेयर में, उसको आप जाके देखो ना। आप देखो आरबीआई की वेबसाइट पे मैं आपको दे रहा हूं आरबीआई, ये लिंक कहां से पढ़ना है समझो, ऑफिशियल सोर्स को ही पढ़ो और उसमें भी जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर, सॉरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और अबाउट अस जरूर पढ़ा करो। अगर आप वहां जाके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने तो स्टेटमेंट भी वहीं से उठा लिए, समझ रहे हो। क्योंकि यूपीएससी वाले जो एग्जामिनर उनको भी कल को आप क्वेश्चन कोई गलत हो जाए या फिर उनको उठाना, तो उनको पता है कि भाई यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे दे रखा है, यहां से उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 41वें क्वेश्चन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया है कि लार्जली नॉन डेप्ट। अब इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग और होगी तब, और उसके बाद आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आपको लगेगा तभी आप उसको चूज कर पाओगे डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद। और वो यहाँ पे ये है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऋण नहीं बनाता है, ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हॉट मनी भी बोलते हैं, वो खाली ज्यादातर शेयर मार्केट में लगता है, ठीक। आरबीआई के ही स्क्रिप्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका देखो ट्रेंड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक। ट्रेंड वाला क्वेश्चन जो है मैंने पिछली बार टेस्ट 5 में, मुझे याद भी है, इकोनॉमिक सर्वे का मैंने कराए भी थे कई सारे। अगर उसने वो किसी ने भी किया होगा तो आसानी से हो जाएगा, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उस पर पढ़ा भी हुआ है वो, ठीक। इसमें ये पूछा था कि रिसेंट ईयर में क्या हुआ है। उसमें क्या करना है आपको, खाली ग्राफ ऐसे बना लिया करो कि हाँ ये बढ़ा है, कोई घटाई है, कोई ऊपर बढ़ाई है, ठीक है ना। तो उससे आपको जो है याद रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब क्या है, कई लोग पढ़ते होंगे क्रूड ऑयल का दाम घटा बढ़ा, ये बैरल वो बैरल, ठीक। लेकिन कौन कर रहा है, वो ये है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और यूपीएससी इसी सब चीजों को कभी कभी पूछ लेता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है भी, जो हमेशा हमारी आंखों के नीचे से गुजर तो रहा है लेकिन हमने कभी सोचा ये तो इतना कॉमन है इसको तो पढ़ने को जरूरत ही नहीं है, तो वहीं पे वहां पे आपको गच्चा दे देगा, ठीक। क्रूड ऑयल आंसर होगा। 44 का क्या है यहाँ पे उसने पूछा कि नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, ठीक। अब ये वाला मॉडरेट हो सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो वित्तीय गैर वित्तीय जो ऋण है उनमें से बताओ कौन कौन से। तो ट्रेजरी बिल्स तो कोई भी इसको कर सकता था। अब तीसरा है, तो अब यहां से सी एंड डी में से एक है, ठीक है। सी एंड डी में से एक है तो 3 दोनों में हो गया। 1 और 2 में से अगर किसी ने इसको पढ़ा है, हाउसिंग लोन ले रहा है कोई, तो इसको कर सकता था। तो अगर आप लोग सेकंड रीडिंग कर रहे हो और ऐसे 2 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि है, तो एक ऑप्शन जरूर चूज करना है। इसके बाद देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ईरान न्यूक्लियर डील, अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया भी था, ठीक, कि ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, पहले ही पिछले साल भी बताया था। अब उसने क्या किया, न्यूक्लियर डील के पीछे जो है IAEA एक वहां पे एक वो है फॉर्डो करके, ठीक, फॉर्डो करके है, वहां पे उन्होंने क्या किया है, ईरान ने कुछ अपना बना रखा है सिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसा, तो वहां पे IAEA को नहीं जाने दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि ईरान न्यूक्लियर डील, इंडिया, ये सब हटा के उन्होंने उसको इंडिया से जोड़ा और पूछा कि बताओ IAEA के सेफगार्ड से रिलेटेड क्या है। उसने बैकग्राउंड से पूछा क्वेश्चन, ठीक। इसलिए करंट अफेयर को बैकग्राउंड से जोड़ते हुए आप लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR और इन सब से रिलेटेड था। ट्रिप्स पे काफी बात हो चुकी थी। WTO से देखो हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे अगर किसी ने भी ट्रिप्स अगर पढ़ा है, ठीक, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये सब पढ़ा है, तो ट्रिप्स भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक। WTO मैंने बोला भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा।
ट्रिम से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, आपका देखिए फिर से आ गया। अगर आरबीआई डिसाइड कर ले कि उसको एक्सपेंशन, अब देखो पूछना उसको क्या है यूपीएससी को कि कंटेक्शनरी मतलब कि लिक्विडिटी कम कर दे, मतलब कि लोग के हाथ में पैसे की सप्लाई कम कर दे, सीधी सी बात है इकोनॉमी में। तो उसको पूछना है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन उसने क्या पूछा, देखो यही घुमाता है वो देखना चाहता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में काम कैसे करते हो। कि आरबीआई अगर ये डिसाइड कर ले कि उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो कौन से इनमें से चीजें नहीं करेगा। तभी मैं आपसे कहता हूं, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, हाँ पूछा है कि ना पूछा है, ये सब ध्यान दो, तभी आपका जो है सिली मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, तो उन्होंने पूछना क्या था उसे कि कॉन्ट्रैक्शनरी, अगर वो डायरेक्टली बोल लेता हो सब क्वेश्चन कर लेते, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं हम तो हैं खिलाड़ी, तो हम पूछेंगे और हम देखेंगे कि कौन जो है सही इस तरीके से भी काम कर सकता है। तो उसने नहीं वाला पूछा है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो आपका जो है मनी सप्लाई को कम कर रहा हो, लिक्विडिटी जो है लो कर रहा हो, वही वाला होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ये वाला एमएसएफ बढ़ाने से। एमएसएफ क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ऑडियो में भी सुन सकते हैं। आपका देखिए अब मेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में एलपीजी रिफॉर्म्स का डायरेक्टली मेंशन्ड है, वहीं से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे अभी कुछ नीति आयोग का एक पेपर भी आया था, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी, ठीक 2017 का है ये, लेकिन भाई है ठीक। एलपीजी रिफॉर्म और रूरल इकोनॉमी को जोड़ के क्वेश्चन था। अब जिसने भी नीति आयोग ये पढ़ा होगा तो आराम से कर लेगा। तो ये मॉडरेट टू हाई में आएगा, याला इसका आंसर बी होगा। ठीक, इसका आंसर बी है। अच्छा थोड़ा सा अगर कोई ध्यान भी दे तो इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स। अब इसमें आपको देखो किसी जिसको अगर मान लीजिए उसको नहीं भी आता है आंसर डिराइव करना, तो उसको पता होना चाहिए वर्कफोर्स क्या होती है। ठीक, क्या इसमें एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉयड आता है, क्या है, ये सारी चीजें बताओगे और ये एनसीईआरटी से ही आएगा। अब देखिए डीसीसीबी जो है एग्रीकल्चर से लोन वाली जो बात मैंने बताई थी ना आपको पहले, वही उसने पूल लिया उससे रिलेटेड कि भाई शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी एग्रीकल्चर सेक्टर में डीसीसीबी के थ्रू जो है डिलीवर की जाती है। उनका इन्होंने पूछा है कि बताओ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आरआरबी से ज्यादा है कि कम है। ठीक, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। और यहाँ से मोर क्रेडिट बता रहे हैं कि डीसीसीबी ज्यादा क्रेडिट देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड, क्योंकि एंड है तो दोनों को जोड़ के है, तो आरआरबी से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपको आरबीआई की वेबसाइट पे देखना चाहिए एक बार जाके ये सारी चीजें भी, क्या वो रिपोर्ट आ रही क्या है। करंट अफेयर एक बार पढ़ो तो उसको फिर बैकग्राउंड से जाके जोड़ के जरूर चेक करो प्लीज। ठीक है, अब ये साइबर इंश्योरेंस से रिलेटेड था। अब इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी की बात चल रही है, सब कुछ है। अब आपको डिजिटल की बात आए तो आपको ये भी होना चाहिए यार मेरे पैसे लुट जाए। रोज साइबर सिक्योरिटी, जीएस3 पेपर मेंस के सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी, ये सब कुछ रोज बात हो रही है। तो आपने कभी सोचा यार कि मेरा अगर लुट जाए तो क्या कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए मेरे पास? अगर आपने ऐसे सोचा, पढ़ते समय टॉपिक क्वेश्चन फ्रेम किया और फिर आप गए, आपने इसको यहाँ पे सर्च किया और फिर जो मोस्ट रेलेवेंट सोर्स आपको लगे वहां से आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और वहीं अगर इस तरीके से आप जब करते चलोगे तो क्वेश्चंस फंसेंगे एग्जाम में, और जब फंसेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे आसानी से। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सेकंड वाला गलत है। कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेजेस इफ प्रूफ सो, मतलब आपको ये मिल जाएगा नया कॉस्ट। तो ये लेकिन ऐसे आप नहीं गैस नहीं कर सकते, आपका ये पढ़ा होना चाहिए। विद अब कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए ये फ्यूचर, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब यहाँ पे कितनी, ये हर बार सही नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं, डिस्क्लेमर है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन बेस से टेक्नोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए, पीएचडी नहीं करना चाहिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो होगी वो यूपीएससी पूछता है। आपका करंट अफेयर और गवर्नमेंट वेबसाइट से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक ये थी कैन बी वाली। कार्बन नैनो ट्यूब कंसिडर करो कि कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, करेक्ट पूछा गया कैन बी। हाँ ठीक, वह पढ़ना जरूर, ऐसा ना हो कैन बी पढ़ा और उसको मान लिया सही है। यूज एज ए कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी, सही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही ऊट पटांग बिल्कुल गलत दिखे लगे। कैन बी ठीक। आर बायोडिग्रेडेबल,
और यहाँ पे इसका देखो ज्यादातर देखना इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक, पहला वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आपने स्प्रे कर रहे हो, इसमें प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार ड्रोन से हम कौन कौन से कर सकते हैं काम। ठीक, तो यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वोल्केनो इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये तो वीडियो अगर किसी ने देखा हो। अच्छा, यूपीएससी जो है वो मेरे ख्याल से डिस्कवरी चैनल और नेट जियो चैनल बहुत देखता है। पीछे मैं अभी एक दिन डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था, तो वहां पे गुजरात में एक होता है खड़ाई कैमल होते हैं, खड़ाई कैमल वो स्विमिंग कैमल्स होते हैं। तो एक ही वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर किसी ने देखा और वो वाला एपिसोड एक देख ले 40 मिनट का, तो कम से कम जो है 2-3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने लग रहा है वो एग्जामिनर वो बैठ के देख रहा होगा, और उसने वहीं से 2-3 क्वेश्चन बना दिए। एक स्विमिंग कैमल वाला बना दिया, एक सॉल्ट मार्सेस वाला था कुछ वो बना दिया। तो मतलब वो लिंक अगर मुझे मिला तो मैं दे दूंगा पेड ग्रुप में। तो मतलब मुझे ये चीज लगता है, वैसे भी जो एग्जामिनर है वो भी तो अपने इर्द गिर्द सबसे चीजों से निकालते हैं ना, ऑब्जर्वेशन बेस तो उनका भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से में ट्रिक वही वाली चीजें कौन कौन से कर सकता है, सब कर सकता है ये ड्रोन। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ये वाली बातें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिर से क्वेश्चन आ गया, अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने आप लोग को लीजा पार्ट फाइंडर, लीजा, आप देखो यहाँ पे 2 दे रखा है और आसपास के दे रखे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग इसको कर सकते हो कि हाँ भाई इन 2 में से एक है। तो अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो सेकंड रीडिंग में, आप क्या करो कि इसमें से एक मार्क करके आ जाओ। इवॉल्व पे अगर आपने मार्क किया, और स्पेस टेक्नोलॉजी में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछेगा। इस साल भी काफी हो रहा है, इन पे हर साल ज्यादातर पूछता है। तो अब देखो यूपीएससी जो है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट फिर भी कुछ चीजें उसकी लगातार आ रही है। ठीक है, रिपोर्ट से अब क्या है कि इधर इंडेक्स और वो सब नहीं उसने पूछा, इंडेक्स और रिपोर्ट से, लेकिन कि भैया बताओ कौन पब्लिश करता है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन लगातार पूछ रहा था। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फिर से क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा गया। जेनेटिक चेंजेस पूछे गए। अब देखो ये जो है 3 बेबी वाला था ना, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये बेसिक आपको ये वाले आने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की और ये सारे से। ठीक, अगर आपने इसको बेसिक कर रखा है तो फिर भी देखो यहाँ पे इसका भी आंसर डी है। ठीक है, अब देखो ये अब कई सारी वैक्सीन की बातें चल रही हैं कोविड के चक्कर में। उन्होंने कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये हमने अपने टेस्ट सीरीज में करवाया भी था। कई सारे जो पीछे क्वेश्चन है वो सारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन थे। ये न्यूमोकोकल नहीं था, लेकिन कॉन्जुगेट वैक्सीन से था। ठीक, इसका आंसर जो है बी होगा। वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। अब देखो एब्सोल्यूट वर्ड है तो आपको समझ आना चाहिए कि और नो एलर्जिक। अगर आपने नहीं भी पढ़ा मान लो, और यूपीएससी करता है, मान लो कि उसने ऐसा कुछ पूछ लिया कि बहुत ही कठिन, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर पढ़ा, आपने कहा अरे यार ये क्या होगा, छोड़ो नहीं करेंगे। ठीक, पहली बार में आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, सेकंड रीडिंग में जरूर उसको कर लेना। देखो अब आपने ये एब्सोल्यूट वर्डिंग की वजह से ये तीसरा वाला आप काट सकते हो आराम से। ठीक, तो आप ये 2 ऑप्शन आपने कर लिए, 2 ऑप्शन बचे तो आप इसमें से निकाल लो। एलिमिनेशन इसी को कहते हैं मेथड, और ये अगर आपने सीख लिया, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी किससे भी आपने सीख लिया तो बस पेपर देने चले जाओ, लेकिन आपको ये बचा के नैया पार कराने के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना भी कैसे वो सब कुछ मैं इसमें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये किससे संबंधित है, आपका डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अभी रिसेंटली जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये सब कुछ इन्होंने किया है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से पीछे मैंने देखा स्पाइस, यूपीएससी जो एक बार मुझे ऐसा लगता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को खोलता है वेबसाइट, और वहां पे जाके, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेबसाइट जरूर पढ़ो, वहां पे जाके कोई भी नई चीज या फिर इंटरेस्टिंग चीज या फिर पूरे जो है इंडिया में नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखता है और वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आप हस्ताक्षर करते हो किसी डॉक्यूमेंट्स पे, फिर आपके खुद से करते हो जाके, वैसे जो डिजिटली फॉर्मेट में कहीं पे आपके जो है सर्टिफिकेट कोई भी सिग्नेचर चाहिए तो आप डीएससी के थ्रू कर सकते हो, उसी से रिलेटेड ये है। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट छान डालो, प्रोग्राम में जाके, अबाउट अस में जाके, एफएक्यू, ये जरूर देखना चाहिए आपको। कुछ और जो है जैसे विकास पीडिया है, ये भी अच्छी एक वेबसाइट है। हर चीज नहीं है कि आपका पहला पेज खोला पढ़ने लग गए, जो भी न्यूज में आ रहा है कुछ है तो ग्रे एरिया मिटाओ, और उसके मतलब एक बार जो है बेसिक सारी चीजें पढ़ी हुई आपकी आंखों के नीचे जाना जरूरी है। ठीक है, अब ये देखो जनरल साइंस है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है कि जनरल डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, इसका आंसर सी होगा। ठीक,
आपका 58 वाला जो है ये बेंजीन पोल्यूशन से। अब पोल्यूशन आना था, मैंने आप लोग से कहा भी था कि पोल्यूशन आएगा आएगा आएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा, प्लास्टिक एयर सब कुछ, लेकिन उसने भी थोड़ा खेला, बेंजीन पोल्यूशन पूछ लिया। अब इसमें से यहाँ पे देखो डी ऑप्शन इसका सही है। आपका छठा वाला जो है ये सॉरी मतलब इसमें पांचों जो है वो होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, रीजन है या फिर फैक्टर्स है। ठीक है, आपका ये वाला थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड में आएगा आपका। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे सोचने के लिए पे मजबूर कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोई और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए नियर फ्यूचर में, तो क्या एक्शन, क्या पॉलिसीज, क्या नीतियां हमें करनी पड़ेंगी कि इंडिया को इम्यून कर लें, उन्मुक्ति प्रदान कर सके। तो शॉर्ट टर्म हम ना लें फॉरेन बोरोइंग, बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, क्या जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मोर फाइनेंशियल बैंक, फॉरेन बैंक खोलना जरूरी है क्या? मतलब ये आपको लगता है? अगर ऐसा है और आपको एक भी, कई सारे आपने चीजें सोची, एक भी नहीं सही लग रही है और नॉट पूछा है, ठीक, तो आप उसको जो है नहीं मानो, तो क्रॉस कर लो। और आपको ऐसा लगे क्या पूछा है, कैन भी पूछा गया है, ठीक है, और उसमें आपको कई सारे देख रहे हो, उसमें से एक भी अगर हो जाए तो वो वाला ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। ठीक, इसी तरीके से फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये मैंने आप लोग को अलग से पढ़ाया भी था, याद आ रहा है? ठीक, पेड ग्रुप में अलग से बताया भी था, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या दिक्कतें हैं। लोग कभी भी आके पैसा ला के और फिर कभी पैसा लेके भी जा सकते, तो और ज्यादा दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे सही होगा। इकोनॉमी के बहुत, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई कितनी बार क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछा, मैंने अलग से समझाया है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट और आपका जो है कैश और डिमांड डिपॉजिट इन कैश फ्रॉम योर डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे, अगर आप विड्रॉ कर लो 1 लाख रुपए इन कैश। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट हो चाहे कैश हो, ये दोनों एक ही उस पे आते हैं, ठीक, मनी सप्लाई के उसमें लेवल पे। तो आप चाहे कैश में इसको रखो, चाहे डिमांड डिपॉजिट रखो, इसको इससे कन्वर्ट कर लो या फिर इससे कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक, जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसको एप्लीकेशन वो वहां पे पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब आप कल आईएएस बनोगे, आईपीएस, तो आपको जो चीजें थ्योरी में आपने पढ़ी हुई हैं उनका अप्लाई करना होगा आपको ग्राउंड पे। तो अभी भी तो वो चेक करेगा ना यार कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। खाली रिक्रूटमेंट ऐसे तो थोड़ी ना कर रहा है वो, उसके पीछे उसकी पूरी थिंकिंग है। ठीक, अब यहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन, अब परमताज पूछा गया है यहाँ पे। इसका आंसर जो है वो तो ये है कि आपका वूज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। अब हर साल बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म इनसे पूछता तो है, लेकिन ये वाला यार इन्होंने थोड़ा सा, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसके सोर्स क्या है, ईगो सेटिस्फेक्शन ऑफ द एग्जामिनर। ठीक, इनका ये सोर्स है। ये एग्जामिनर ने जो अपनी ब्रॉड रीडिंग बहुत करी और बच्चों से मजा लेने के लिए और उनको प्रेशर में डालने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं। अच्छा, अब हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी हैं इस तरीके के, और मैं देखा हिस्ट्री में यूपीएससी जो व्यूमन वाले हैं या फिर पर्सनालिटीज में ध्यान दे रहा है, और पर्सनालिटीज में भी आपकी व्यूमन वाले जो हैं पर्सनालिटीज, उन पे ध्यान दे रहा है। पहले ईपीएफओ में भी उसने कई सारे पूछे, अब इधर भी पूछ रहा है। तो ये रकमाबाई केस है 1884 वाला, उससे यहाँ पे पूछा था, इसका आंसर बी है। ये टफ था वाला क्वेश्चन। ठीक, अब देखो, लेकिन यहां से सीख हमें क्या लेनी है, जिसके लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं, कि हमें ऐसे इरेटिक क्वेश्चन के बीच में, इरेटिक, ठीक है, के पीछे नहीं दौड़ना है। और मान लीजिए ये हमें कहीं भी किसी एक बुक में मिल गया, बहुत बड़ी रेफरेंस बुक या कोई पीएचडी वाली बुक या फिर कोई रिसर्च गेट या फिर इस टाइप पे, आप उसको लगे हो पढ़ने, एक क्वेश्चन के लिए आपने 10 किताबें पढ़ डाली, ये चीज ठीक नहीं है। मोस्ट रेलेवेंट बुक पढ़ो। मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है, हमारी पीडीएफ भी ऑलरेडी दी गई है, हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, पापा वीडियो, आप उसको देखो, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। वो उतना ही टाइम लगा कि आप एक क्वेश्चन करना चाहते हो कि 10 क्वेश्चन करना चाहते हो, ये थोड़ा सा लॉजिकल और चीजें हैं, क्योंकि कल को भी आपको देखना है कि आपके पास कई सारे काम आपको करने के होंगे, लेकिन आप प्रायोरिटाइज किसे करोगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, एनसीईआरटी क्लास 8 में दे रखा है। हमने आपको जो है फैब एक्सरसाइज जो हमारे पेड ग्रुप में दे रखा है, फाउंडेशन एंड बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, उसमें भी ये चीज बता रखी है कैसे पढ़ना है आपके लिए। देखो, वेलेस्ले ने ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया था, इतने इजी क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाले चैप्टर्स इनको पढ़ लेना, इसका ऑप्शन डी है। ठीक, उलगुलन मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, कितना बिरसा मुंडा रिवॉल्ट से है। जो बीपीएससी वाले उन्होंने तो तुरंत क्वेश्चन देखने से पहले ही वो मतलब कर लिया हो गया क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन उसको मैं आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एनसीईआरटी 6 क्लास की जो है स्कॉलर लिटरेचर से बात हो रही है। पनिनी, शुंगा, अब देखो कंपैरिजन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, कंपैरिजन पूछ लिया, कालिदास किससे रिलेटेड थे। ठीक, जो ये लिटरेचर थे, स्कॉलर्स थे, ये किसके अंतर्गत थे, ये पूछा गया। अब देखो ये लोग क्या है, ये प्रबंधन में, इनके यहाँ प्रशासन में लोग ये रहते थे इन राजाओं के। वैसे ही आपको आर्ट एंड कल्चर, मैंने तभी तो बोल रहा हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखने चाहिए। साथ ही साथ कोई इंस्टीट्यूशन था, कोई कॉइनेज, कोई भी चीजें हैं उन पे ध्यान दो, ना कि सिर्फ पढ़ते चले जाओ। ठीक है, इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सी था। ठीक, इसके बाद जो है आपका टेक्नोलॉजी, अच्छा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब आप लोग को बताना था कि इसमें से कौन सा सही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे कौन सा लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। ठीक, संतान में सूत्रकर्णिका वाले रोगों का निरोध। ठीक, तो ये जो है इससे रिलेटेड था, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, समझ में आएगी बात, हार्ड क्वेश्चन था। डॉक्टर वाले खुश हो गए होंगे इसमें। कुछ क्वेश्चन मतलब जो है यूपीएससी इतना डाइवर्सिफाई उसको करना है ना, पैन इंडिया बनाना है, तो ऐसा है कि अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन करके कट ऑफ क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो है पता चला डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो ये काम नहीं करना। डॉक्टर वालों को थोड़ा उनको भी खुश होने दो, बाकी जगह जो इंजीनियर खुश होने दो, मतलब, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा सबसे ज्यादा वो खुश रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बार बोला, आएगा ही आएगा, और इतना ईजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है पहले ही। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड है, जो ट्रिक मैंने बताई थी वो वहीं से रिलेटेड है। देखो डी ऑप्शन है यहाँ का। अब ऐसा नहीं कि वहां देखते हैं आप डी लगा देना, डिस्क्लेमर है भाई साहब, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल। अब ये प्रेजेंट स्टेट जो डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे इफेक्टिवली क्या किया सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को नीचे किया सकता है, इंडस्ट्री यूनिट के डायग्नोस किया जाता है, डिजीज को किया सकता है। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज के आप एप्लीकेशन में एडवांटेज, आपका डिसएडवांटेज ये सब देखोगे तो इजिली ये वाला आप कर लेते। आपने देखो 1 2 3 4 5 सब है इसमें। ठीक, एसएनटी, ठीक, एसएनटी आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत ही, और जिसने ज्योग्राफी, मैंने कई बार बोला था ज्योग्राफी के वजह से भले ही ना करो, लेकिन लोकेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन करोगे तो आपका इजी होगा। अब देखो विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बात हो रही है। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना था, इन्होंने सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दूसरा वाला गलत क्यों है इसलिए समझ लेना। विजुअल लाइट, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ उसको देख लो, इसके बारे में पढ़ लो। ठीक है, जरूरी है, बताया भी था, पेड ग्रुप में सब कुछ किया हुआ है। विजुअल लाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ सी वाले में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। बाकी सब में जो है इसका VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इंटरफेरेंस। ठीक है ना, और आपका जो है VLC कैन ट्रांसफर्ड, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन का बात है, कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये अभी पीछे करंट अफेयर में थी, तो इसके बारे में आपको बेसिक थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताया भी था कि अब जैसे मैं लास्ट के दिनों में पेड ग्रुप में मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में कम टाइम होता है, तो सारी चीजें तो आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते, तो कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम लोग यहाँ बताते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आप लोग अगर उसको भी करके जाओ तो आपके नंबर, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर लो, फैक्टुअली हो सकता है आंसर। अब यहाँ पे भी देखो इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट एंड 3 सही है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। अब देखो आज भी मैंने आप लोग बताया था, तो और पहले भी बताया था कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा है टेक्नोलॉजी। आंध्र प्रदेश ने, यूएई ने अपने गवर्नेंस के लिए कितनी जगह बताई, ओनली, एब्सोल्यूट वर्ड जो है ना, इनको ध्यान रखना। ठीक, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना जरूरी है। ठीक, लेकिन पहली रेटिंग में सिर्फ वही वाले करना जो आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट आते हो। अब देखिए ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है, और आपका ये इसमें है कि औरंग बताइए क्या है, बेनियान क्या है, मिरासीदार क्या है। अब ये किस में आ रहे हैं
कि आपके लोग हैं जो काम करते थे, ठीक है। ये एनसीईआरटी अवर पास जो 3 वाला है उसमें ऑलरेडी दे रखा, बी ऑप्शन होगा इसका सही। 72nd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन है, रिलीजियस हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। और अब देखिए अल बाशम मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ये मिल गया है, तो लेकिन आप इसको पढ़ने जाओ 900 पेज की है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। और उसके लिए आप लोग जो है कम से कम इसको जो है 15 दिन पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक। हार्ड टाइप का क्वेश्चन था। आप देखो बुद्धिज्म से ये भी है क्वेश्चन, लेकिन इस बार आप ये लोग थोड़ा सा बुद्धिज्म में अंदर जाके पूछ रहे हैं। बुद्धिज्म अगर आप लोग चाहो तो भाई ये वाली अल बाशम से क्या कर सकते हो आप, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, तरीका बताना आगे के लिए कैसे करना है, कि आप लोग इस बुक से आके बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सारी चीजें पढ़ लो, भक्तिज्म, सूफीज्म, ठीक। बस इसके अलावा नहीं पढ़ने की जरूरत है अगर उसमें इन वाले टॉपिक, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। कहां से क्या बुद्धिज्म से अभी ये कुछ नई चीज निकलवा सकता है क्या? नहीं, तो और ज्यादा डीप में जाके कुछ चीजें पूछ रहा है, बस ये चीजें है। यूपीएससी भी तो उसको भी तो क्वेश्चन बनाने हैं ना, आपको क्वेश्चन बनाने का टास्क दिया जाए, आप 10 नहीं बना पाओगे अगर आपकी मतलब आदत नहीं है, और 10 बनाने के बाद आप फिर क्या करोगे, और घुसोगे अंदर जाके, क्योंकि वहां से क्वेश्चन, उस एरिया से क्वेश्चन देना ही देना है, ठीक। पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या इंपैक्ट है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंडिया के पर क्या इंपैक्ट पड़ा, मॉडर्न इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेक्ट्रम में भी इसके बारे में बताया गया है, हमारे पापा वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से उसमें बताया गया, इसका ऑप्शन सी है। मतलब ये तो इजी में आ जाएगा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है रूइंड कर दिए गए थे, सीधी सी बात है। फिर से देखिए मिडिवल इंडस्ट्री से, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव पढ़ना है। आपके कई सारे पूछेंगे। क्रोनोलॉजी, कितनी बार बोला भैया, क्रोनोलॉजी करना है हिस्ट्री में। जैसे ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन आप लोग मैप बुक से, मैप ऑब्जर्वेशन उसके थ्रू कर सकते हो ना, वैसे हिस्ट्री में आप लोग क्रोनोलॉजी याद करके भी 1-2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो एग्जाम में, ठीक। एनसीईआरटी क्लास 7th में इसके बारे में ऑलरेडी दे रखा है। इसका आंसर जो है सही क्या है, सी है, 2413, ठीक। इसके बाद आपका हुंडी। आप देखो हुंडी वाली जो चीज है, वैसे तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में दे रखा है, कल्चर से दे रखा है, लेकिन आरबीआई की वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे, लिंक है, चाहो तो उसको ऐसे लिख लेना, वहां पे कॉइनेज आपका जो है, करेंसी म्यूजियम, ये यूपीएससी ने मतलब आरबीआई की वेबसाइट पे दे रखा है। इसको जाके जरा देखो, एक बार पढ़ो। यूपीएससी ने पहले भी कॉइनेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जो कि यहां से डायरेक्टली किया सकता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल्चर की एक नई एनसीईआरटी आ गई है, उसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना, उससे जो पढ़ लेना, ठीक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली तो ऑलरेडी है क्लास 11th वाली, उसके अलावा एक आ गई है, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बताओ, अकाउंटेंसी वालों को तो बहुत इजी लगेगा, बाकी क्या होता है आप लोग बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका ये देखो टफ था क्वेश्चन, ये सखाराम गणेश दोष का। अब ये पर्सनालिटी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इनका यही है, एरेटिक क्वेश्चन था, ये वाला हार्ड क्वेश्चन था, ईगो सेटिस्फेक्शन वाला क्वेश्चन था एग्जामिनर की, कि देखो बच्चों को छक्का मारा हमने, ठीक है। इसका ए ऑप्शन होगा, थर्ड वाला सही नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। अरे देखते ही आप लोग की मतलब बाँछें खिल जानी चाहिए कि यार कोई दिक्कत नहीं है तो कर ही लेंगे। और इसमें क्या है, 5 एक्सरसाइज में बताया भी कि स्पेक्ट्रम से इजी हो सकता था, बी ऑप्शन का सही है, थर्ड वाला गलत है। कि एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, क्या ये एक्सेप्ट कर लिया था क्या? खुद सोचो, एक बार आपने पढ़ाया अगर ढंग से तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वितल, ये विटाल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जनरल। अब देखो पहली मंथली जनरल, ये कभी नाम आपने सुना नहीं होगा। स्पेक्ट्रम के भी मैं कहता हूं कि भैया नहीं होगा, ये ईगो सेटिस्फेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। और ये जो है आपका किसने, गोपाल बाबा वलंकर, इनका नाम सुना है आपने? चलिए ठीक। इसके बाद क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुल। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है मैं कह रहा हूं कि ये नाम सुना नहीं सुना, ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबके लिए नहीं है, 95% वालों के लिए टफ है ये वाले क्वेश्चन। तो इन ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराते नहीं है और अपनी काबिलियत पे बिल्कुल भी संदेह नहीं करते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए आगे देखो। आपने पढ़ाई की, अच्छे से गाइडेंस लिया, तो आपका कट ऑफ जरूर क्लियर होगा। एलिमिनेशन मेथड, ये सबका समावेश अपने अंदर लगातार आप मेरे साथ जुड़ के सारी जो स्किल्स हैं इसको डेवलप करना है, पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ, तब आपको कामयाबी मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये चीज ध्यान रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। गलतियों सीखते रहना है, गलतियां करनी है, खूब करनी है, लेकिन उसको एग्जाम से पहले सुधार भी करना है,
ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर देख लो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिसाब से ये कुल व्याप और द्रोण व्याप ये किससे संबंधित थे, तो ये लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड थे। अब जीएस पेपर 3 में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड दे रखा है, ठीक। एंशिएंट इंडिया से उन्होंने पूछ लिया, काफी टफ क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए कई सारे इंस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को बताए भी थे, किसने दिए हैं आप लोग को ये पता होना चाहिए, कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पता होना चाहिए, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, उठा के ये पूछ लिया, एक इंस्क्रिप्शन उठाया और पूछा कि बताओ ये किस राजा ने करवाया था। अब इसमें देखो ग्लोरीफाइंग सेक्ट और ये काफी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो ये अशोका के द्वारा था और ये एनसीईआरटी की क्लास 6th में दे रखा है, 6th में, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री, आप देखो पॉलिटी के हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। एनसीईआरटी जो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, एनसीईआरटी 11th वाली, वहां से भी आप कर सकते हो। बाकी लक्ष्मीकांत अगर कर लो, कई बार कर लो, तो सारी चीजें ये सब हो सकती थी आप लोग की। इजी क्वेश्चन था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है बी, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेलफेयर स्टेट का आइडियल, भैया ये क्वेश्चन तो मतलब क्यों ही पूछा गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आइडियल क्या है, कहाँ पे दे रखा है भारतीय संविधान में, मतलब इसका आंसर देना चाहिए, ए होगा आंसर, ठीक है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत इसका सोर्स इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस सब्जेक्ट था। बहुत ही ज्यादा, एक ही सोर्स को 10 बार रिवाइज करो, 10 सोर्स को एक बार पढ़ने, एक चीज के लिए 10 सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी आंसर इसका सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, सोचो यार, इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया है डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर को, कि ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है केशवानंद भारती केस में। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, कई लोग जो विद्वान हैं ये इसको जो है नहीं समझ पाए। गांधी और मार्क्सिज्म के कॉमन एग्रीमेंट पे, अब ये क्या होता है, जब आप कई बार पढ़ोगे गांधीयन के फिलोसफी को समझोगे, मार्क्सिज्म की फिलोसफी समझोगे, दोनों को मैच करोगे और फिर समझ में आएगा कि भैया दोनों का ही एम क्या है, फाइनल गोल क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी ये बोलते थे कि भैया विलेज होने चाहिए, द इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, और विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, सब वो खुद ही अपना सब कुछ जीवन यापन सारा कुछ कर सके, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मार्क्सिज्म भी ये बोलता था स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, समझ रहे हो बात। तो ये वाली चीज है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है ना, कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है हमारे ब्यूरोक्रेसी का, ठीक। इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, काफी इजी है। ये एक एजेंसी है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। अब देखो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह से सोचो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो उसको पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेस्टी, सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, क्योंकि आपको उसी में काम करना है। अब उसने क्या किया, यूपीएससी ने उठा के उसने ये बोल लिया कि बताओ अच्छा ब्यूरोक्रेसी क्या, नौकरशाही क्या, ये बता। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो आता ना पब्लिक में, तो उसी को ही पूछ लिया उसने। तो क्या इसको आपने कभी पढ़ते समय ऐसा सोचा कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है? अगर आपने सोचा है तो आप राइट ट्रैक पे हो, नहीं सोच पा रहे हो तो आप सीख लो, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम है, सुधार कर लो, ठीक। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। अलग से प्रियम्बल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडियो में फ्री वाले चैनल पे भी सब जगह दिया था मैंने, आप लोगों ने जरूर इसको सही किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एसडीआर क्या है, रिजर्व ट्रांस, चलो इसने यूपीएससी ने थोड़ी सी रियायत यहाँ पे दे दी कि रिजर्व ट्रांस कर दिया, नहीं तो गोल्ड ट्रांस होता तो हो सकता है यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते, जैसे कि उसने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किया ना कोर एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो वैसे मतलब इसको ना लिख के उसने भूल लिया। पहले एक बार इसने जैसे पकुई पूछ लिया था अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क का, तब भी लोग हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, पक्के पूछ लिया था। तो ये दूसरे नेम, लोकल नेम कुछ और पूछ लेगा जो चल रहा है। अब आपने अगर इसको पढ़ा जाके बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे नेम दे रखा होगा दूसरा वाला, अच्छा फिर आपने दिमाग में सोचा अच्छा इसको ये भी कहते हैं। यूपीएससी क्या है कि जो लेस नोन नेम है, ज्यादा कॉमन नेम वाले की जगह लेस नोन नेम को पूछ लेगा और क्वेश्चन बना देगा, ठीक। तो गोल्ड ट्रांस जो है क्या है, ये डी है, आईएमएफ। ये अभी मैंने वीडियो डाल के पूरा समझाया भी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लिया होगा आप लोगों ने। पार्ट 4 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा है कि बताओ उसके अंदर कौन कौन सी सारी चीजें जो है प्रोविजन जो है कंटेंट है पार्ट 4 डीपीएसपी के अंतर्गत। अब डीपीएसपी तो कोई नाम नहीं ले रहा है, अब लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएं कि भैया पार्ट 4 क्या था, ठीक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 जो डीपीएसपी है, पार्ट 4A जो है क्या है बताइए कमेंट करके, ठीक। तो इसका आंसर डी होगा। दे शैल बी इन्फोर्सेबल, क्या डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है क्या? नहीं है,
ठीक, इसके बाद फिर से देखो यूपी, ये आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया इन्होंने यहाँ पे। अब देखो आरपीए जो है आपका जीएस पेपर 2 मेंस का सिलेबस क्यों कह रहा हूं रटने के लिए, क्यों एक एक चीज लिंक कर पाओ, पढ़ो, उसी को तैयारी करो, मैं कहता हूं। आरपीए देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे डी है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। और आरपी अब देखो मेंस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो ओवरलैपिंग है जीएस 1 2 3, ठीक, और 4 छोड़ देना, वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 में छोड़ देना, बाकी सब कुछ सेम है, तैयारी करना स्टार्ट करो उसी हिसाब से। 90th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पूछा गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आज मतलब ये वाला जो है मैंने आप लोगों को शायद अभी बताया है, शायद आज सुबह ही ये बताया था मैंने कि साल में जो है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं और मैंडेटरी है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। क्या ये सही है बताइए? ये ऑल 3 बोल दिया है, मैंडेटरी बोल देता 3 सेशन, अगर ऑल हटा देता तब तो सही हो सकता था ये, लेकिन ऑल 3 सेशन ही ना ले। मतलब ये अगर आप वैसे भी कॉमन सेंस करो कि भैया हर साल मीटिंग हो क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हो तो आपको बैठना चाहिए, तो आप फिर आप कहते हैं यार बैठना ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तो ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा देगा जो कि मोस्ट ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड है? नहीं ना, तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला तो दोनों में ही है, तो एक बार थर्ड वाला और चेक कर लो। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहां पे बस आप लोग को थोड़ा सा सोचने वाला था। हाँ ये है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, बट उनको किसी दो मीटिंग्स में जो है के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये साफ सीधी बात है, छोटी सी। ठीक, आगे क्या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, आधार। आधार से बहुत ज्यादा प्यार है यूपीएससी को, और इसलिए भी इस बार ये इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार के जो एक्ट था उसको मनी बिल की तरह लाया गया था, और सेक्शन 57 और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है वो दिया था, एक निर्णय अपना दिया था, तो कई सारी चीजें मैं बताई थी, और इसीलिए फिर से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है और बाकी गलत है। ठीक, राज्यसभा हैज इक्वल पावर ऑफ लोकसभा। कितना, ये टेस्ट में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, और जो है जरूर आप लोगों ने सही किया होगा। बी ऑप्शन इसका सही है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, दोनों लोग में अलग अलग अमेंड करने के लिए बोलता ना, ईच हाउस में अलग अलग पास होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है ना, अमेंडमेंट एक्ट को। आर्टिकल नंबर कौन सा है बताइए? 368। समझ में आ रहा है? कितनी बार बताया? एमपी लैट जो है कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक, डी ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखो ये मैंने कल परसों भी आपको फिर से बताया था कि एमपी लैट को जो है कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अरे यही तो सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है। 5 साल मिलती है, 5-5 करोड़ हर साल मिलता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो इलेक्टेड होके आता है वो सारे काम यहाँ 4 से 5वें साल के बीच में कराता है, फिर अपने वो जो है वो पत्थर लगवाएगा कि देखो हमने अनावरण किया, हमने बनवाया, ये किया, तो ये सारा को जो है इधर लगाएगा, इसीलिए ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में से आ गया कि कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये किसके अंतर्गत आता है? जैसे वो दे रखा है ना, राइट टू इक्वालिटी, ठीक, राइट मतलब आपका जो है राइट टू, आपका इसमें कई सारे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए जैसे 23 और 24 में दे रखा है। फिर राइट टू रिलीजन वाले में जो है 25 से 28 तक दे रखा है। फिर माइनॉरिटी राइट्स के लिए जो है आपका 29 से 30 से दे रखा है। तो उसी तरीके से जो है 14 से लेके आपका जो है ये अनटचेबिलिटी किस में आता है? आर्टिकल में 17 में आता है ना, कि नहीं आता है? ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 95 वाले में क्या है? इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंजॉइंड बाई। अब आर्टिकल नंबर मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, 50 में है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका और कार्यकारिणी एक साथ नहीं हो सकते, डायरेक्टली मेंशन्ड भी है, जीपीएसपी में आएगा। ठीक, इसके बाद जो है बजट में, अब देखो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को जोड़ के भाई साहब ने क्वेश्चन बना दिया। बजट अगर किसी ने पढ़ा है, और उसमें जो है बजट में ये कहा जाता है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट करना पड़ेगा। ये एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत आपका जो है बजट मैनेजमेंट और रेगुलेशन वाली बात थी। फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, इन सब पे आप क्या काम कर रही है गवर्नमेंट, कैसे क्या कर रही है, ये सब बताती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में, और इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी। ठीक, एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत है। और यूपीएससी
कि मेंस को अगर आप पढ़ रहे हो सिलेबस तो आप इसको जरूर पढ़ते, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ प्रीलिम्स की तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मेंस के सिलेबस से आपको बहुत सारी चीजें आसान है, क्योंकि उस हिसाब से पैटर्न भी है। पूरा वीडियो आपने देखा है अगर, बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.5 घंटे में आप पूरे जो है 1.5 साल तक जो आपकी तैयारी करनी है उसका पूरा जो है निचोड़ है। तो आप समझ लो कि 1.5 घंटे आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात क्या है कि भाई ये लिमिट करती है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी करने लग जाए, सरकार कुछ भी करने लग जाए, जो है आपका कार्यकारिणी कुछ भी करने लग जाए। इसलिए है डी ऑप्शन होगा। ये समझ के ऊपर है आपका कैसे करते हो। एनसीईआरटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उसमें पढ़ा होगा तो इसलिए आप लोग कर लेते। अगला क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल। अब देखो ये वाला थोड़ा सा वो है, फंडामेंटल राइट पढ़ा आपने, फिर आपने किसी जिसने पढ़ते समय कि यार अब उसने जब ये पढ़ेगा और ये भी अलग से उसने कहीं पे पढ़ा, कहीं पे इसका मेंशन हुआ, तो वो जब इन दोनों को इंटरलिंकिंग करेगा, यार क्या देखें क्या ये दोनों सेम है क्या, या फिर कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मेंशनड है, जो यूडीएचआर में दे रखा है, जो एफआर में दे रखा है, ये कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंटरलिंकिंग अगर आप करोगे तो आप लोग का जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी सही हो जाने लगेंगे, और जब ऐसे क्वेश्चन सही हो जाने लगेंगे तभी आपका करंट अफेयर भी इजी होगा। ठीक है, हार्ड तो है बट इस तरीके से गाइडेंस, इस तरीके से सोच और इस तरीके से करोगे तब मजा आएगा काम। ठीक है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन है, तीनों ही होते हैं इसमें। 99 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी नालसा वाला उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, नालसा की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हो इजिली। ये पर्सन विद एनुअल इनकम, इसमें जो कंडीशन दे रखी है इसका आंसर जो आपका ए है। ठीक, ऑल सीनियर सिटीजन तो है ना, देखो ये एब्सोल्यूट वाला दे दिया तो इसको भी आप कट कर सकते हो। ऑल सीनियर सिटीजन में तो भाई साहब जैसे धीरू अंबानी, जैसे आजकल रतन टाटा भी हैं, आप समझ रहे हो ना। आपका 39A में फ्री लीगल एड है जिसको करने के लिए नालसा बनाया गया है, उसने कई सारी कंडीशन है कि किसको देना है। अब रतन टाटा जो है सीनियर सिटीजन है, उनके पास कितना करोड़ रुपया है। ठीक, अच्छा रुपया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि खराब है। तो क्या उनको ऑल आ गया तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, बी और डी, ए और सी में से आपको निकालना है। ठीक, दो तो दोनों में ही है, तो अगर आपने तीसरा वाला या फिर वन में से कोई निकाल लिया या फिर दो जब बच रहा तो आपको क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये देखो मिसलेनियस वाले में कितने डेक्लेरेशन, अच्छा टर्नोया डायलॉग कितनी बार बताया अभी मैंने कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक, अब ये करेक्टली मैच्ड है तो तीसरा किसमें है, इसमें है। ठीक है, अब तीन इसमें दोनों में है। अगर आपने वन वाला एक निकाल लिया तब भी आपका बन जाएगा काम कि है कि नहीं है। अगर आपने देखा कि वन वाला अच्छा ये सही है, फिर आप देखो चौथे वाला अंडर टू कोलिशन, अगर इसको आपने पढ़ा है नहीं तो आपने समझ में आ गया सी ऑप्शन का सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए कंप्लीट हो के लिए फिर से आप लोग के लिए फिर से देखिए रिमाइंडर है यहाँ पे, इसका ऑप्शन क्या था, सी था। अब देखिए आप लोग के लिए एक रिमाइंडर है फिर से, 15 दिसंबर से हमारा फिर से जो है यूपीएससी का 2021 के लिए एक पेड ग्रुप चालू हो गया है। जो भी चीजें मैंने इसमें आपको बताई है एक रजिस्टर करिए। सुबह मेरा 6 बजे का करंट अफेयर जरूर देखिए, मैं खुद ही सो करा रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर की मैं तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। करंट अफेयर पढ़ो, बेसिक से जोड़ो, अपने टेस्ट सीरीज दो, उसमें रोज डिस्कशन करो, आंसर जरूर दो, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा, सीधी सी बात है। ठीक, क्वेश्चन खूब पूछो, आप मुझसे पूछो, मैं भी आपसे पूछूं, आप भी इंटरेक्ट करो, एक सामंजस्य बैठाओ। आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोगे। अब रिवर जो है, पानी जो अपनी जो है रास्ता खुद से बनाती है, वो ये नहीं देखती है कि सामने पहाड़ है, पहाड़ आएगा तो उसको भी काट के निकल जाएगी। ये एटीट्यूड लाना है। ठीक, और आपका जो है ये करंट अफेयर रोज देखना है। रोज जो भी गाइडेंस बताता जा रहा हूं, मैप बुक रखो, एक एक चीज किसी ने भी यहाँ पे मेरा पूरे वीडियो में नोट्स बनाए हैं, जो मेन चीजें मैंने बताई है वो करी है, तो प्लीज बता दीजिए। आप एक बार उसको नोट्स को मेरे साथ साझा भी कर सकते हो, नहीं तो हर सब्जेक्ट के लिए फेड ग्रुप में मैंने ऑलरेडी जो है फाउंडेशनल बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज में मैंने बताया भी कि हर एक सब्जेक्ट कैसे 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 पढ़ना है, क्या ध्यान देना है। उसी सीरीज में ये वाला जो पूरा वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये प्रीलिम्स यूपीएससी 2020 वाला, उससे रिलेटेड क्या ट्रिक्स हैं, कैसे करना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछता है, कैसे एलिमिनेशन मेथड है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आप लोग हमारे साथ इसको नोट करिए, हमेशा जुड़े रहिए। फ्री ओनली करंट अफेयर वाला चैनल जो है और यूट्यूब पे, उस पर आप लोग रहिए। सुबह करंट अफेयर देखिए 6 बजे। ठीक, दोपहर को एमसीक्यू वाली सीरीज में लाने वाला हूं, और आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का है वो भी मैं आपको जरूर देता हूं रोज। ठीक,
एक जो है जरूर मिलेगा वो। साथ ही अगर आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ डालो यार, खूब पढ़ो खूब पढ़ो, अपना सिलेक्शन ले कर रहो। हमारे साथ जुड़ के लोगे तो और अच्छी बात है, और ज्यादा आपका जो है आसानी से काम आसान करेंगे, सिलेक्शन निश्चित करवाएंगे। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर।